Hello everyone, welcome to the YouTube channel Bharat and Beyond. Guys, today we are going to discuss about UCC, that is Uniform Civil Code, सामान नागरिक संहिता. आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सारे लगभग एस्पेक्ट्स को हम डील करने की कोशिश करेंगे इसमें कि इसके प्रोज कॉन्स क्या हैं, डिफरेंट ओपिनियंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, सुप्रीम कोर्ट का, अन्य बॉडीज का इस पे क्या कहना है, जनरल पब्लिक की क्या से है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है. सो गाइस, इधर आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम विरोध करते हैं. ये पोस्टर्स बैनर्स कुछ दिख रहे हैं आप लोग को कि वी अपोज यूनिफॉर्म सिविल कोड. यहाँ आपको दिख रहा है एक नाम धामी पुष्कर सिंह धामी. ये जो है कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं. ये आर्टिकल क्या कह रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है यूसीसी. एक भारत और श्रेष्ठ भारत. ये जो एक आपको दिख रहा है, सारा मुद्दा इसी का है, एक होने का. कि ये जो वननेस की बात की जा रही है, आखिर ये क्या है? ये जो यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है, यूनिफॉर्मिटी, सारा खेल इसी का है यूनिफॉर्म सिविल कोड में. नाम में आप जाहिर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान नागरिक संहिता. मतलब कि यहाँ भारत में ये देखा जा सकता है कि भारत में डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले, डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस करने वाले, अलग एथनिक ग्रुप के, अलग लैंग्वेजेस बोलने के, कस्टम्स फॉलो करने के डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रह रहे हैं. और ये कोड, सिविल कोड जो है, ये संहिता जो है, ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कर रहा है. सब में क्या है, एक एक बैलेंस बनाने की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कर रहा है. अब आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये यूनिफॉर्मिटी आखिर है क्या, किस बेसिस पे इस यूनिफॉर्मिटी की बात की जा रही है, क्या ये यूनिफॉर्मिटी जस्टिसिएबल है या नहीं है, लोगों की इस पे क्या राय है. तो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस आज होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का. ओके गाइस, सो लेट्स मूव, देखते हैं कि आगे क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज यूसीसी. आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? चर्चाएं गर्म है आज इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने तो इसको जो है कि लीगलाइज कर दिया है, इसको कानून बना दिया है. और एक आपको बात और बता दूं कि गोवा में काफी टाइम पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है. बात करेंगे कि गोवा के एक्सेप्शन क्यों है, क्यों इसमें पहले से है, काफी पहले से ऐसा क्यों है, उसकी चर्चा आगे करेंगे. पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या. द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल. फिलहाल अभी क्या है, ये करंटली प्रपोजल स्टेज में है. ऐसा नहीं है कि ये इनेक्टमेंट हो गया है, इस पे लॉ बन गया है, ड्राफ्टिंग हो चुकी है, ऐसा नहीं है. फिलहाल ये एक प्रपोजल स्टेज में. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स. ध्यान दीजिएगा, पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स. जिन कस्टम्स की बात कर रहा था, जिन प्रैक्टिसेस की मैं बात कर रहा था, जिन लॉज की बात कर रहा था, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं. पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन विच अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन. मतलब कि यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं रहेगी. बात समझ रहे हैं? जो स्पेसिफिक कस्टम्स होंगे ना, जो स्पेसिफिक कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, या कुछ ऐसे रिलीजन बेसिस पे जो नियम कानून बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं, रिचुअल्स तो नहीं कहेंगे, रिचुअल्स तो ऑब्वियसली बात है, ये इनफॉर्मल चीज है. जो भी नियम कानून बने हुए हैं वो रिलीजन बेस पे ना होके वो क्या होंगे, एक कोडिफाइड फॉर्म में उसको हमारी जो पार्लियामेंट है वो बताएगी कि भैया यूनिफॉर्मिटी किस सेंस में होगी सिटीजन्स के अमंग. करेंटली पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस कम्युनिटीज आर गवर्न बाय देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. बात समझ रहे हैं? रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं, चाहे हिंदू के हों, मुस्लिम्स के हों, पारसी, जैन, सिख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मोस्ट ऑफ द उनके जो पर्सनल लॉज के अफेयर्स होते हैं उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ही तय करते हैं. द यूसीसी कवर्स एरियाज लाइक मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मेंटेनेंस. बात समझ रहे हैं? इसको हिंदी में एक बार देख लीजिए आप.
समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। आदि में क्या होता है? ये समान रूप से लागू होता है। जनरली हम आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुस्लिम लॉ जो है, जो मुस्लिम लॉ है वो काफी हद तक अलग है हिंदू लॉ से, इन द मैटर्स ऑफ मैरिज, इन द मैटर्स ऑफ डिवोर्स, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस के मामले में कई रूप से हम देखेंगे कि मुस्लिम फिलॉसफी अलग कहती है, हिंदू फिलॉसफी अलग करती है, भारत के डिफरेंट रीजन्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनकी फिलॉसफी कुछ अलग कहती है। आप बात समझ रहे हैं? फिलहाल तक आज तक तो ऐसा ही चला आया है। ठीक। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। क्या है मूल भावना? बेसिक फिलॉसफी या बेसिक इंटेंशन क्या है इसका कि अलग अलग सिविल कानून ना हो के एक समान नागरिक कानून का होना सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक साथ भारत के। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानून से ऊपर होता है। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग यूसीसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइडिंग फोर्स फॉर इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी को लेके, समान नागरिक संहिता को लेके क्या बातें कही गई हैं, इसे देख लेते हैं। पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4 आर्टिकल 44, जो कि किसमें आता है? जो कि आता है डीपीएसपी में। पार्ट 4 जो है क्या कहलाता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पार्ट 4 आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर, मतलब ऐसा प्रयास करना चाहिए राज्य को, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कितनी सिंपल बात है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दीजिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, डीपीएसपी ऐसा कह रहा है, तो भाई लागू कर दो, इसमें क्या इतना मुद्दा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी होती हैं उसको हम बड़े सिर आंखों पे रखते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है, संविधान हमें अधिकार दे रहा है, संविधान की ये मूलभूत भावना है, तो इतनी क्या दिक्कत आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? आखिर परेशानी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये है एक डीपीएसपी का पार्ट। किसका पार्ट है ये? डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो कि क्या होता है? कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं होता है। बात समझिए, डीपीएसपी में ऐसे ही आर्टिकल्स रखे गए, ऐसे ही मुद्दे रखे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय, जो कि क्या था कि इंडिया की उस समय फिलहाल वो सिचुएशन नहीं थी, स्थिति नहीं थी, या इंडिया अभी उस तरह से तैयार नहीं था। आप बात समझ सकते हैं कि ऐसी चीजों को उस समय फिलहाल लागू किया जा सके, इसलिए उन प्रोविजंस को हमने किस में रख दिया? डीपीएसपी में रख दिया, कि भारत जैसे जैसे मेच्योर होगा, जैसे जैसे सोच में बदलाव आएगा, जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, वैसे वैसे क्या करेंगे, इन डीपीएसपी के एस्पेक्ट्स को हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में, लीगल राइट्स के रूप में, अन्य राइट्स के रूप में हम लागू करते जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की एक सोच थी। बात ठीक है। डीपीएसपी और एफआर को लेकर आगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि यूसीसी की डिबेट में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पार्ट 4 के बारे में बात करें। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इसको भी ध्यान दे रही है, क्योंकि पता है इस बात को मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कहा है, इस लेक्चर में भी कह रहा हूं कि सिर्फ ये एक जो फोटो है ना, क्या बोलते हैं, मान लीजिए किसी की पिक्चर है, हमें ये सिर्फ पिक्चर कवर नहीं करनी है कि अच्छा ये पिक्चर है, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, यहाँ सीनरी है, यहाँ चिड़िया उड़ रही, नहीं। इस पिक्चर के किनारे किनारे ये जो फ्रेम है, बात समझ रहे हैं, इस फ्रेम पर भी हमें चर्चा करनी है, ना कि सिर्फ पिक्चर पे। क्योंकि अब हमें क्या करना है कि अपना जो व्यू है ब्रॉड करके चलना है, साइड बाय साइड चीजें जो हमारे कोर कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं, हमें उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, जानना है, देखना है। बात ठीक है। ओके, सो हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 4 कहां से कहां था? आर्टिकल नंबर 36 टू 51 कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। कहां से कहां तक? आर्टिकल 36 टू 51 किसके पार्ट है? ये डीपीएसपी के पार्ट है। These principles aim at securing सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एकदम स्टार बना के इस बात को रखिएगा कि डीपीएसपी क्या सिक्योर करते हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए? डीपीएसपी सिक्योर करते हैं सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक
जस्टिस सिक्योर करते हैं इंडियन सिटीजन्स के लिए। बात समझ रहे? टू द पीपुल एंड एस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। डीपीएसपी का क्लियर मोटो है कि इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए जितने ज्यादा प्रयास किए जा सके उतने अच्छे हैं, जो कि सारी फिलोसफीज डीपीएसपी में रखी गई है। इसमें गांधीयन फिलोसफी भी है, ऑब्वियस सी बात है। गांधी जी का जो फिलोसफी रहेगा तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये वेलफेयर की बात करेगा ही करेगा। भारत के संविधान में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। इन सिद्धांतों का मूल उद्देश्य लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस सुनिश्चित करना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ऑब्वियस सी बात है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है किससे रिलेटेड है? इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। आप बात समझ रहे हैं? किससे रिलेटेड है? इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड है। तो जो डीपीएसपी है वो बात किसके बारे में करता है? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में है तो ऑब्वियस सी बात है सोशल जस्टिस स्टेब्लिश करने की बात यहाँ की जा रही है, नहीं की जा रही है। यूसीसी के कॉन्सेप्ट में यूसीसी फ्रेमर्स जो हैं या यूसीसी के जो प्रोपेगेटर्स हैं उनका फिलॉसफी यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर रहा है? सोशल जस्टिस लाने में हेल्प कर रहा है। कैसे कर रहा है? और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं हमारे रिलीजियस फ्रीडम पे इंक्रोचमेंट भी है। कैसे हो रहा है? चीजों को आगे हम देखते हैं। ओके, अब आ गए हम यहां पे इवोल्यूशन ऑफ पर्सनल लॉस। अब भैया ये डायरेक्ट जंप करके हम पर्सनल लॉस पे कैसे आ गए? पर्सनल लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? यूसीसी में कैसे ये पर्सनल लॉ का जो मुद्दा है ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अपने वीडियो में इंक्लूड करना पड़ा, हमारे लेक्चर में इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो आप यहां देखेंगे कि आप यहां पे कंप्लीट रूप से देख पाएंगे कि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पर्सनल लॉ। आप समझ रहे हैं? करेंटली पर्सनल लॉ ऑफ वेरियस कम्युनिटीज आर गवर्न बाय द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। ठीक है, हर रिलीजन के हर सेक्ट के जो पर्सनल लॉज हैं, बात समझ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इनके कस्टम्स को, इनके रूल्स को, इनके नियम को, क्योंकि हमने देखा ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कह रहा है? मैरिज की बात करता है, डिवोर्स की बात कर रहा है, अडॉप्शन की बात कर रहा है, इनहेरिटेंस की बात कर रहा है, मेंटेनेंस की बात कर रहा है, सक्सेशन की बात कर रहा है। तो ये जनरली जो ये एक्ट्स है ना, ये जो सिविल जो हमें प्रोसीजर्स देखने को मिल रहे हैं, ये अभी तक किससे गवर्न होते आए हैं? ये अभी तक गवर्न होते आए हैं पर्टिकुलर रिलीजन की, पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सनल लॉस से। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन पर्सनल लॉस का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। आप समझ रहे हैं? पर्सनल लॉस का इवोल्यूशन क्यों कैसे हुआ है और ये पर्सनल लॉज कितना इंपैक्ट डालते हैं सोसाइटी एज अ होल। क्यों ये पर्सनल लॉज एक डिफरेंस का कारण बन रहा है, एक डिफरेंस का, एक अंतर का क्या रीजन बन रहा है पर्सनल लॉस। आइए इसको देखते हैं। द लेक्स लोकी रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840। ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, एक फिलॉसफी तैयार कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ये टर्म है इसका ये नॉलेज या फिर इस टर्म का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, कैसे ऐसी बैकग्राउंड तैयार हो रही है, ऐसी पिच तैयार हो रही है कि आगे चल के कुछ लोग ऐसा बात प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना चाहिए। उसका हम एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड को समझने से आपको काफी मदद मिलेगी ओवरऑल कॉन्सेप्ट को, ओवरऑल फिलोसफी को समझने की। चलिए देखते हैं। The Lex Loki report of 1840, October 1840 emphasized the importance and necessity of uniformity in codification of Indian law। कब की बात कर रहा है ये? 1840, 1840 पे, मतलब ये मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। और आज 21st सेंचुरी चल रही है, मिड 19th सेंचुरी में ही कहीं न कहीं इस बात पे इंफेसाइज किया गया कि इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी है क्या करने की? यूनिफॉर्मिटी की। किसमें? कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज रिलेटेड टू क्राइम्स, एविडेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। बात समझिएगा, क्राइम्स में, एविडेंसेस में एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में। बट कैच है, बट इट रिकमेंडेड दैट पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। आज देखिए जनरली क्या प्रैक्टिस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी का सक्सेशन है या फिर मान लीजिए डिवोर्स की बात है। ठीक है, डिवोर्स की बात है। ट्रिपल तलाक मान लीजिए, यहां पे मैंने लिखा ट्रिपल तलाक। क्या ये ट्रिपल तलाक हिंदूज में प्रैक्टिस हो रहा है? क्या ये जैन्स में प्रैक्टिस हो रहा है? क्या ये ट्राइबल कम्युनिटीज में प्रैक्टिस हो रहा है? नहीं, ये ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस हो रहा है किसमें? मुस्लिम कम्युनिटी में।
हिंदू कम्युनिटी के डाइवोर्स को लेके जो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया या हिंदू कोड बिल हो गया, उसके अकॉर्डिंग डील किया जाता है भैया डिवोर्स का लॉज क्या होंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज में डिवोर्स के कस्टम्स के तरीके क्या होंगे वो डील किए जाते हैं। मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक और भी अन्य तरह के तलाक होते हैं। एक ट्रिपल तलाक का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से तलाक का सिस्टम डील किया जाता है। बात समझे? ये सिविल कानून है, ये सिविल लॉज है, ठीक है। तो क्या है, सिविल लॉज है तो सारे रिलीजन के अपने अलग अलग तरीके हैं इसको डील करने के लिए, इन सिविल मैटर्स को। लेकिन एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, मान लीजिए इन्होंने एक मर्डर कर दिया, इन्होंने एक मर्डर कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इनका क्राइम प्रूफ हो जाएगा तो इन पे 302 ही लगेगा। बात समझ रहे हैं? इनको कारावास सजा होगी, इनको जो सजा होगी वो रिलीजन के बेसिस पे डिफर नहीं हो जाएगी कि आप मुस्लिम है तो ओके आपको सरिया कानून से सजा दी जाएगी, आप हिंदू हैं तो आपको अन्य कानून से सजा दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्रिमिनल कानून में क्या है, सबके लिए इक्वल जो है कि प्रोविजंस बनाए गए हैं। लेकिन सिविल कानून में क्या है, डिफरेंसेस हैं। इन्हीं सिविल कानून के डिफरेंसेस को यूनिफाई करने के लिए यूसीसी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना कि लेक्स लो की रिपोर्ट आई थी अक्टूबर 1840 में, जिन्होंने एम्फेसाइज किया कि भाई इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज की। किससे रिलेटेड? क्राइम से रिलेटेड, एविडेंस से रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। बात समझ रहे हैं? लेकिन साइड बाय साइड ये भी रिकमेंड कर रहा है कि जो पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं वो क्या किए जाए, वो कोडिफिकेशन से बाहर रखे जाए। ऑब्वियस सी बात है, कोडिफिकेशन से बाहर रखे जाए, शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशन। क्यों भैया, वाई? क्यों पर्सनल लॉज कोडिफाई नहीं किए गए? पर्सनल लॉज कोडिफाई क्यों नहीं किए गए? क्रिमिनल लॉज, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट जैसे अन्य लॉज कोडिफाई किए गए। बात समझिए। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। कहीं देखिए अब इस टॉपिक को, यूजीसी का जो करंट टॉपिक है उसको हम कहीं ना कहीं हिस्ट्री से अब लिंक कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो करंट सिनेरियो में या फिर चीजें चल रही होती है उनका कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री होता है, बैकग्राउंड होता है, उस बैकग्राउंड को हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स जब भारत पे शासन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स का जब रूल है इंडिया पे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है। इनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है, ना कि भारत के समाज सुधारक बन के ये आए थे। बात समझिए। कुछ इंस्टांसेस में हो सकता है कि आपको देखने को मिले कि ये समाज सुधारने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चाइल्ड मैरिज का एबोल्यूशन करना, सती का एबोल्यूशन करना, ये काम ये कर रहे हैं कुछ हद तक। लेकिन इनका ओवरऑल मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग मोटिव है। और प्रॉफिट मेकिंग तभी होगा जब लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन जो होगी वो क्या होगी, एक सुचारू रूप से चलती रहेगी। और क्या होगा कि जो ये सिविलियंस हैं, जिस कंट्री को आप रूल कर रहे हैं, जो सिविलियंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो क्या रहे, आपसे सेटिस्फाई रहे आपके रूल से। उनको ऐसा महसूस ना हो कि भैया आप उनके पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं, उनके पर्सनल कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे अटैक कर रहे हैं। बात समझिए। तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एक बहुत क्लियर इंस्टांस है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सॉरी, क्लियर स्टैंड क्या है कि भैया जो इनके पर्सनल मैटर है ना जिंदगी के, इन पे छेड़छाड़ मत करो। इनको जैसे ये आज तक जीते आए हैं उनको उस तरह से जीने दो। बस ये जो कुछ क्राइम्स रिलेटेड, एविडेंस रिलेटेड कुछ ऐसे कानून जो है उनको क्या कर दो, कोडिफाई कर दो कि भैया अगर आप ये करते हैं तो आपको इस तरह सजा मिलेगी, आप ये करेंगे तो आपको उस तरह से सजा मिलेगी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करनी होगा। क्योंकि इन चीजों में क्या होगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का भी से रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी क्राइम्स होते थे। बात समझ रहे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी अपना स्टेक जो है कि कहीं ना कहीं संभालना है, तो भाई कानून तो उनको बनाना होगा। तो इस मामले में उन्होंने कानून बनाया, क्रिमिनल लॉज के लिए कानून बनाया, बट पर्सनल लॉज को उन्होंने उस तरह से ही छोड़ दिया कि भैया किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरवीन मत करो। लेक्स लोकी इज अ लैटिन टर्म। लेक्स लोकी आखिर है क्या, जो आप सोच रहे होंगे लेक्स लोकी रिपोर्ट है, क्या है ये लेक्स लोकी? लेक्स लोकी इज अ लैटिन टर्म मीनिंग द लॉ ऑफ द प्लेस। आप समझ रहे हैं? लॉ ऑफ द प्लेस सुना होगा आपने, ये टर्म, जैसा देश वैसा भेष, या जैसा देश वहां का वैसा कानून, वैसे वहां के कस्टम्स। आप समझ रहे हैं? लेक्स लोकी इज अ लैटिन टर्म मीनिंग द लॉ ऑफ द प्लेस। द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है? The law of the place giving rise to particular rights is the law that governs the right of the parties to a legal proceeding. जो कानून, जिस जगह का कानून आपको कुछ अधिकार दे रहा है, वही कानून, वही अधिकार से आपको क्या होंगे, आपके जो अधिकार होंगे उन्हीं कानूनों से गवर्न किए जाएंगे, नियंत्रित किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये लेक्स लोकी मतलब है लॉ ऑफ द प्लेस। आगे देखते हैं। The British government 1835 report in the colonial India called for uniform codification of Indian law, including crime, evidence, contract. However,
द लेक्स लोकी रिपोर्ट ऑफ 1840 सजेस्टेड द पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोडिफिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाप गए थे कि भैया हमें शासन करने से मतलब है, हमें क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है, ट्रेड से रिलेटेड मतलब है, हमें इनके भाई पर्सनल लाइफ में और इनके पर्सनल एस्पेक्ट्स में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैक फायर करेगा। हम बात समझिए। सती का एवोल्यूशन, सती का एवोल्यूशन, सती को एबॉलिश करना ये बहुत अच्छी बात है, ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा किया। हमारे राजा राम मोहन रॉय जैसे कुछ रिफॉर्मर्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रोग्रेसिव सोच की बात है सती का एबोल्यूशन करना। लेकिन सती कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, एक कस्टम के रूप में प्रैक्टिस की जा रही थी हिंदू सोसाइटी में। अब इसका एबोल्यूशन आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि ब्रिटिश सरकार जो है क्या कर रही है कि हमारे पर्सनल कस्टम्स और ट्रेडिशंस में क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है, इन्हें प्रैक्टिस करने से मना कर रही है। आखिर वो कौन है, आखिर ब्रिटिशर्स किस हक से हमें ये करने से मना कर रहे हैं? बात समझ रहे हैं? भले ये चीज गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके क्या होगा, रिलीजियस बिलीफ्स क्या होंगे, आहत होंगे। बात समझ रहे? इसीलिए ये कहीं ना कहीं यहाँ कहा जा रहा है कि भैया इनके जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे हिंदूज के हो चाहे मुस्लिम्स के हो, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ इनके जो लीगल मैटर्स हैं उन पे कानून बनाना है, उसको कोडिफाई करना है। लेट्स सी फर्दर क्या होगा। According to British administration, the personal laws of the communities would be governed by their religious scriptures and custom of various communities, Hindus, Muslims, Christians, later Parsis। आप समझ रहे हैं कि जो इनके पर्सनल लॉज हैं कम्युनिटीज के या डिफरेंट रिलीजन के, वो उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर द्वारा ही जो है तय किए जाएंगे। दीज लॉज वर अप्लाइड बाय लोकल कोर्ट्स और पंचायत। आप बात समझिए, कोई लोकल कोर्ट है, 4 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं पंचायत में, अब इन्हें फैसला सुनाना है, कोई ऐसी बात करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहेंगे कि हम धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, तुमने अगर ये चोरी की है तो ये गलत है, क्योंकि शास्त्र में हमारे इस चीज को गलत बताया गया है। समझ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में जो है कि अलग अलग क्राइम्स को लेके, अलग अलग कस्टम्स को लेके अलग अलग व्यू पॉइंट्स पेश किए गए हैं, शास्त्रों में ऐसी बातें कही गई हैं, और कुछ कस्टम्स ट्रेडिशन पहले भी चले आ रहे हैं। तो पंचायत और लोकल कोर्ट्स इन्हीं के बेसिस पे फैसला सुनाती थी और जजमेंट्स करती थी। व्हेन डीलिंग विद द रेगुलर केस इन्वॉल्विंग सिविल डिस्प्यूट, सारा मामला सिविल डिस्प्यूट का है, क्रिमिनल डिस्प्यूट का नहीं, क्योंकि क्रिमिनल डिस्प्यूट का कानून तो कोडिफाई हो चुका है या हो जाएगा। बिटवीन पीपल ऑफ द सेम रिलीजन, बात समझिए, सेम रिलीजन की बात की जा रही है। हिंदूज और हिंदूज के अगेंस्ट कोई सिविल मैटर है तो उसमें ये लोकल कोर्ट्स और पंचायत क्या होंगी, इन्वॉल्व होंगी कस्टमरी लॉज को लेके, स्क्रिप्चर्स को लेके। द स्टेट वुड ओनली इंटरवीन इन एक्सेप्शनल केसेस, स्टेट जो है कि बहुत ही कोई एक्सेप्शनल केस हो, ऐसी कोई बात हो तो उसमें इंटरवीन करेगा, या वरना इनको कहेगा कि भैया इसको लोकल लेवल पे ही आप समेट लो, निपटा लो। दस द ब्रिटिश let the Indian public have the benefit of self-government in their own domestic matters, with Queen's 1859 proclamation promising absolute non-interference in religious matters। क्वीन का प्रोक्लेमेशन कब आ रहा है? 1859 में। और क्वीन क्या कह रही है भैया, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी हस्तक्षेप हमारी तरफ से आपके रिलीजियस मैटर में, आपके धार्मिक मामलों में हमारी तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये क्वीन प्रोक्लेम कर रही है, प्रॉमिस कर रही है 1859। ये डेट 1859, इसके पीछे एक रीजन है कि आखिर क्वीन ऐसा कर क्यों रही है। आइए फिर से हिस्ट्री रिविजिट करते हैं। 1857 में भाई बहुत बड़ी घटना हुई भारत में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वीर सावरकर ने इसको बोला क्या? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आखिर ये जो वॉर हुई थी, जो क्रांति की 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके अलग अलग कारण थे कि आखिर ये क्रांति क्यों हुई थी। उन अलग अलग कारणों में एक जो ये जो धार्मिक एंगल है ना, एक रिलीजियस एंगल है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, उसका भी एक रोल है। ब्रिटिश आर्मी क्या करने लगी थी भैया कि इंडियन ट्रूप्स को समुद्र पार अन्य जो कॉलोनीज में भेजने लगी थी, और भारत की मान्यता के हिसाब से समुद्र पार करना क्या होता था कि भैया जो समुद्र पार कर गया वो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसी कोई बात हो गई। आप बात समझ रहे हैं? जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि बुलेट्स में भैया, कारतूस में जो है कि ये बात फैलाई गई कि उसमें जो है सुअर की और गाय की चमड़ी का इस्तेमाल है। तो गाय की चमड़ी या सुअर की चमड़ी का इस्तेमाल अगर कारतूस में किया जा रहा है, उसको दांत से काट के अगर उसमें उसको बारूद को भरना है बंदूक में, तो कहीं ना कहीं ये आपके धार्मिक एस्पेक्ट को आहत पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। बात समझ रहे हैं? सती का एवोल्यूशन करना,
विडो रीमैरिज को बढ़ावा देना, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करना, विडो रीमैरिज को क्या करना, लीगलाइज करना। ये सब एक्ट जो ब्रिटिश सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है कि जो धार्मिक एंगल है इंडियंस का उसको हर्ट कर रही है। और ये 18 और धार्मिक कारण जो है, जो रिलीजियस फैक्टर है, वो बहुत बड़ा रीजन बने थे 1857 के रिवोल्ट में। कई लोग इस मामले को लेके भी क्रांति में कूदे थे कि भैया हमारी धार्मिक आजादी हमें चाहिए, आप उस पर नहीं बताएंगे कि हमें अपना धर्म कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना। इसीलिए 1859 में क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया कि भैया तुम लोग लड़ो मरो, जो करना है करो, जो प्रैक्टिस करना है करो, जैसे रहना है, मैरिज, डिवोर्स, शादी विवाह, जो भी करना है वो आप अपनी तरह से करिए, हमारा कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होगा। क्योंकि इंडियंस को नाखुश करके बहुत दिन शासन नहीं किया जा सकता था ना, बात समझिए। भारतीयों को बहुत दिन नाखुश करके, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट था, ये तो हमारी सेंट्रलाइज बहुत नहीं था, केंद्रीकृत नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं रिवोल्ट फेल हो गया। लेकिन मान लीजिए कि सेम पद्धति पे अगर ये सरकार चल रही होती, ब्रिटिशर से आपको सीखना चाहिए इस बात को कि चेंजेस कैसे लाते हैं, किन मुद्दों पे लाते हैं। आप समझ रहे हैं, कोई एक्ट आप कर रहे हैं, कोई काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें आप फेल्योर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एम तो ठीक है आपका, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपनी पद्धति, आपको अपना वे जो है बदल के देखना होगा कि भैया शायद हो सकता है हमारा जो वे हो उसको डीलिंग करने का वो प्रॉब्लमेटिक हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उस सिचुएशन को बदलना होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यही किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा कि भैया इंडियंस को नाखुश मत करो, क्योंकि उन्हीं पे शासन करना है। अभी ये वाला रिवॉल्ट तो मान लो फेल हो गया, लेकिन आगे चल के कोई ऐसा बड़ा रिवॉल्ट फिर से हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, भैया ठीक है, रिलीजियस मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी आप देखिए अपने से। समझ रहे हैं? द पब्लिक स्फेयर वॉज गवर्न बाय ब्रिटिश एंड एंग्लो इंडियन लॉज। बात समझ रहे हो? पब्लिक स्फेयर की बात है, जैसे कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि भाई पब्लिक के लिए, जो हिंदू और मुसलमान और अलग रिलीजन से ऊपर उठ के होती हैं, जो सबके के ऊपर लागू होती है। मान लीजिए कि बजट की बात हो गई, मान लीजिए इन्फ्लेशन की बात हो गई, ऐसी कोई इकोनॉमिक मुद्दे हो गए, कुछ पॉलिटिकल मुद्दे हो गए। बात समझ रहे हैं? सोशल मुद्दों में तो कहीं ना कहीं जो है कि रिलीजन के बेसिस पे बंटना का चांसेस है, लेकिन इकोनॉमिक मुद्दों की बात हो गई, पॉलिटिकल मुद्दों की बात हो गई, अन्य मुद्दों, पॉलिटिकल मुद्दों पे भी ब्रिटिश सरकार में बहुत बंटवारा होता था। अब इस बात समझ रहे हैं? अभी तो फिलहाल इंडिया में पॉलिटिकल मुद्दों को लेके बहुत ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार में फिर भी जो है कि बहुत से ऐसी बातें हुआ करती थी जो कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग। अब बात समझ, सीट का रिजर्व होना, कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजर्व होना, ये सब चीजें होती थी। आगे देखते हैं। In terms of crime, land relation, laws of contract evidence, all this applied equally to every citizen irrespective of religion. समझ रहे? पब्लिक स्फेयर की बातें हैं ये सब, तो ये सब पे अप्लाई होती थी इक्वली irrespective of their religion. Throughout the country there was a variation in preference. Okay, चलिए अब बात देखिए। Throughout the country there was a variation in preference for scriptural or customary laws, because in many Hindu and Muslim communities these were sometimes at conflict. बात समझ रहे हैं? हिंदूज में डिफरेंट कास्ट हैं, मुस्लिम्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मुस्लिम्स हैं, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स, अहमदिया मुस्लिम, अलग अलग टाइप के मुस्लिम्स हैं। बात समझ रहे हैं? ट्राइबल कम्युनिटीज डिफरेंट टाइप की हैं। बस ठीक है, हमने बोल दिया भैया कि हिंदूज को उनके पर्सनल लॉस के बेसिस पे चलना है, ठीक है। अब हिंदूज में डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट पद्धति को मानने वाले लोग हैं। बात समझ रहे हैं? मैरिज का, डिवोर्स का, और उसमें ऑब्वियस सी बात है नॉर्थ साउथ का भी डिफरेंस है। साउथ इंडिया में जो मैरिज के रिचुअल्स होंगे, जो डिवोर्स के रिचुअल्स होंगे, वो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया से डिफर करेंगे। लेकिन जो लोकल पंचायत से कोर्ट्स होंगे वो क्या कह रही है भैया कि पर्सनल लॉ के बेसिस पे ही हमें डिसीजन लेना है, हम पर्सनल लॉ के बेसिस पे ही ये जो है कि मैरिज की बात, डिवोर्स की बात और सक्सेशन की बात होगी। तो उन पर्सनल लॉ, अब रिक्वायरमेंट क्या पैदा हो रही है, अब कैसी जरूरत पैदा हो रही है कि जो पर्सनल लॉज हैं उन पर्सनल लॉज के अंदर भी क्या होते हैं, सब लॉज होने चाहिए। समझ रहे हैं कि एक मान लीजिए कोई कस्टमरी कानून है किसी रिलीजन को लेके, पर्टिकुलर रिलीजन को लेके, एक भाई ये कानून है, ठीक है, ये किताब है, ये कह रही है कि ठीक है हम हिंदू स्क्रिप्चर है, लेकिन हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से नॉर्थ इंडिया अलग चलेगा, साउथ इंडिया अलग चलेगा, अलग ये कास्ट अलग चलेगा, दूसरी कास्ट अलग चलेगी, एक कम्युनिटी अलग चलेगी, दूसरा सेक्ट अलग चलेगा। आप बात समझ रहे हैं? अब नीड क्या पैदा होने लगी थी कि भैया लॉज के अंदर अब सब लॉज बनाए जाए, सब लॉज, समझ रहे हैं? रूल्स, डिफरेंट रूल्स होने चाहिए। एक शूद्र जो है
उस समय कहा जाए शूद्र जो है अपने आप को हिंदू कह रहा है, ठीक है, लेकिन एक शूद्र जो है एक ब्राह्मण के रिचुअल से काफी अलग है। एक शूद्र का रिचुअल ब्राह्मण के रिचुअल से काफी अलग है। शूद्रास में उस समय विडो रीमैरिज होती थी, प्रैक्टिस होती थी, लेकिन राजपूत में देख लीजिए या फिर आप ब्राह्मण्स में देख लीजिए, विडो रीमैरिज को सही नहीं माना जाता था, नहीं किया जाता था। कहने को तो ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कस्टमरी लॉज को लेकर। हिंदू ये भी है, हिंदू ये भी है, लेकिन इनके में विडो रीमैरिज अलाउ है, इनके में विडो रीमैरिज अलाउ नहीं है। इनके कस्टम्स के हिसाब से नहीं प्रैक्टिस हो रहा है, इनके कस्टम के हिसाब से प्रैक्टिस हो रहा है। Throughout the country, there was a variation in preference for scriptural or customary laws because in many Hindu and Muslim communities, these were sometimes in conflict. Conflict by अक्सर arise हो जाती थी. Such instances were present in communities like the Jats and the Dravidians. The Shudras, for instance, allowed widow remarriage. देखिए example यहाँ पे widow remarriage completely contrary to the scriptural Hindu laws. उस समय कुछ स्क्रिप्चर्स कह रहे होंगे नहीं भैया विडो रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, या फिर ऐसी ही मतलब बातें, और शूद्राज या डिफरेंट कम्युनिटीज जो है उस बात को नहीं मान रही है। कहने को दोनों हिंदू हैं, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का अंत आते आते, फेवरिंग लोकल ओपिनियन, द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 19th सेंचुरी का एंड, 19th सेंचुरी के मिड में या 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमें ये क्या देखने को मिल रहा था, 1840 के समय आसपास जो लेक्स लॉ की रिपोर्ट आई, वो बोली भैया कि इनके जो क्रिमिनल कानून है या फिर सिविल कानून को छोड़ के, पर्सनल एस्पेक्ट को छोड़ के सबको कोडिफाई कर दो, इनके पर्सनल लॉस को कोडिफाई मत करो। अब 19th सेंचुरी का एंड आते आते अब क्या दिख रहा है कि जो कि इंडिविजुअल कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हैं उनकी डिमांड और बढ़ रही है, मतलब उनको क्या करना है कि और फेवर करो। बात समझिए, एक रिलीजन में डिफरेंट सेक्ट होते हैं, अब पर्टिकुलर सेक्ट अब आवाज उठाने लगा कि भैया हम सब पे एक चीज मत थोपो, हमें अपने हिसाब से चलने दो, हमारा स्क्रिप्चर कुछ और कह रहा है, हमारे ट्रेडिशंस कस्टम्स कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में एक फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट क्या हो रही है, द शरीयत लॉ ऑफ 1937, शरीयत लॉ मुस्लिम्स के लिए, वाज पास्ड विच स्टिपुलेटेड दैट ऑल इंडियन मुस्लिम्स, सबके लिए, ऑल इंडियन मुस्लिम्स वुड बी गवर्न बाय इस्लामिक लॉज ऑन मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, विच वाज ऑफन डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, वुमेन। शरीयत लॉ 1937 का कह रहा है कि भैया शरीयत लॉ पास किया गया, ये कह रहा है कि सारे जितने भारत के जितने मुस्लिम्स हैं, जितनी कम्युनिटीज हैं, सब इस लॉ से चलेंगी। ये जो एस्पेक्ट्स होंगे मैरिज के, डिवोर्स के, मेंटेनेंस के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या होंगे, इस बेसिस चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी दिख रहा है वुमेन के, वुमेन को लेके। ये कहीं ना कहीं ये शरीयत लॉ जो है क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी कैसे लग रहा है, सक्सेशन में कोई से नहीं है वुमेन का, जो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह है उसमें सक्सेशन में वुमेन का कोई से नहीं है, उनको नहीं प्रॉपर्टी मिलेगी। पिताजी की प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बटेगी तो उसमें वुमेन को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। डिवोर्स होगा तो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड तक मेंटेनेंस मिलेगा, आपको हमेशा के लिए मेंटेनेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है शरीयत लॉ या इस्लामिक लॉ अलाउ नहीं करता है इस बात को। बात समझ रहे हैं, तलाक के डिफरेंट नियम है, बात समझ रहे हैं। और जहां तक आप ट्रिपल तलाक वगैरह का सीन आप देखेंगे, इस वीडियो को हो सकता है मैं आगे चल के ले आऊं, ट्रिपल तलाक और डिफरेंट टाइप के तलाक जो क्यों वो कंटेंशन बने हुए हैं उन पे बात करेंगे हम लोग। तो ये चीज देखेंगे कि कहीं ना कहीं वुमेन को लेकर डिस्क्रिमिनेटरी है ये, बात समझ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कानून तो आपने लॉ कर दिया, शरीयत लॉ भाई कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्की की तरफ जो है, पैट्रियार्की की तरफ ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, और वुमेन का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, राइट्स का उनके क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट। हिंदूज में भी सेम वही चीज। सर्टेन हिंदू कस्टम्स प्रिविलेंट एट द टाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन बाय डिप्राइविंग देम ऑफ इनहेरिटेंस, रीमैरिज एंड डिवोर्स। अब भैया किसी का शादी वगैरह हुई, रीमैरिज की बात होनी है, डिवोर्स की बात होनी है, तो अरे नहीं 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 ये कैसे संभव है, नहीं हो सकता, रीमैरिज नहीं हो सकती, डिवोर्स हो गया तो जिंदगी भर वैसे ही बिताओ, विडो रह के करो। आप समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विमेन फांसी पे जाती हुई नजर आ रही है। जो महिला वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो है अपने राइट्स को, अधिकारों को खो रही है। Their condition, specifically that of Hindu widows and daughters, was poor due to this and other prevalent customs. Hindu personal law was हाँ ठीक है, डिफरेंट और कस्टम्स वगैरह को लेकर क्या हो रही थी ये चीजें,
उनका राइट्स डिप्राइव किया जा रहा था। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच से ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो ये हिंदू पर्सनल लॉ है ना, वो कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग। उसमें अलग अलग रिफॉर्म्स आ रहे थे रेगुलरली, अलग अलग सोच विचार के लोग, अलग अलग फिलोसफीज कहीं ना कहीं डेवलप हो रही थी। विमेन विंग विंग जो था स्ट्रांग हो रहा था, और कहीं ना कहीं अपनी से को, अपने अधिकारों को लेके बातें विमेन कर रही थी। लेकिन ये सेम चीज मुस्लिम पर्सनल लॉज में देखने को नहीं मिल रही थी। आप बात समझ रहे हैं? जो एक्सट्रीमिज्म है वो मुस्लिम्स में, मुस्लिम समाज में ज्यादा देखने को मिल रहा था एज कंपेयर टू द हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी चेंजेस को लेके, चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो रही थी, ग्रेजुअली हो रही थी, लेकिन हो रही थी। ऐसा नहीं कहूंगा कि चेंजेस को लेके आज भी हिंदू सोसाइटी कंप्लीटली जो है कि चेंज हो चुकी है और मुस्लिम एकदम चेंज नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। बट उस समय से लेके आज समय में देखा जाए अगर, तो काफी चेंजेस जो है, काफी लिबरल सोच जो है, काफी कहते हैं ना ब्रॉड थिंकिंग हुई है विमेन को लेके सोसाइटी में आज। तो उस समय वो देखा जा रहा था कि जो हिंदू वुमेन है उनके लॉज को लेकर, उनके पर्सनल लॉज को लेकर लगातार सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी, नए विचार आ रहे थे, विचारों को एक्सेप्ट किया जा रहा था, उनके राइट्स को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही थी। लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में ये चीजें नहीं हो रही थी। मुस्लिम सोसाइटी कहीं ना कहीं इन चीजों में लैग कर रही थी, पीछे हट रही थी। एक्सट्रीमिज्म सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच मुस्लिम सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिल रही थी। कब की बात हो रही है फिर से? अब देखिए 1954 की। इसके पहले देखिए प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी कि भाई इंडिपेंडेंस के पहले चीजें क्या चल रही थी। अब इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। भारत आजाद हो गया, मान लीजिए भारत आजाद हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, भारत आजाद हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि इंडिया क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है, एक सेक्युलर स्टेट है। बात समझ, एग्जैक्टली ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड बाद में डाला गया, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में था कि भैया हम क्या है? सेक्युलर हैं, क्योंकि आर्टिकल 14, 15 ये सब जो आर्टिकल्स हैं ये साफ साफ दिखाते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं कि भैया हम एक सेक्युलर स्टेट हैं। बात ठीक है? अब आजादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कह रहे हैं कि भैया हम सेक्युलर स्टेट्स हैं, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं हमारे, वो अभी भी जो पर्सनल लॉज है ना उस पर कंप्लीट अटैक नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, दबा नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे, उसमें कोई रिफॉर्म लाने का जो अभी वो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, कोई रिफॉर्म्स की बात अभी नहीं कर रहा है। कई लोग का ये मानना था कि अभी सोसाइटी मेच्योर नहीं है, उस चीज को लेकर तैयार नहीं है, उस रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करने के लिए। खास करके ये कहना था जवाहरलाल नेहरू जी का कि सोसाइटी जो है, खासकर स्पेशली दैट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, इज नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस। समझ रहे हैं? The Special Marriage Act of 1954 provides form of civil marriage to any citizen is irrespective of their religion, thus permitting any Indian to have their marriage outside the realm of any specific religion. Religious personal law, the law applied to all of India except Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सारे भारत में द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अप्लाई किया गया। एक देखिए, कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं या कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो ब्लाइंड नहीं बैठ सकते कि भैया ठीक है पर्सनल लॉ पे, शरीयत पे चल रहा है, हिंदू लॉज पे डिवोर्स, मेंटेनेंस एक्सेट्रा चल रहे हैं, वुमेन राइट्स का अगर हनन हो रहा है तो वो आंख बंद करके देखे नहीं। तो इसीलिए उन्होंने जो है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का लॉ पास किया कि भैया ठीक है, इस एक्ट में अगर कोई शादी करता है, शादी विवाह होता है, डिवोर्स होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो वो इक्वल इक्वल होगा। आप बात समझ रहे हैं? मेंटेनेंस डिवोर्स के बाद आपको देना पड़ेगा। वुमेन के राइट और मेन के राइट सक्सेशन में इक्वल होंगे, पिता की प्रॉपर्टी दोनों में बराबर बराबर बटेगी। आप बात समझ रहे हैं? ये सब जो है ये बातें ये कर रहा था ये स्पेशल मैरिज एक्ट। हाँ, लेकिन ये तभी है कि जब आप इस एक्ट के अंदर पर्टिकुलर अपनी शादी को आप रजिस्टर कराएं तब। पर्सनल लॉज में अगर आप शादी कर रहे हैं तो ये फिर ये एक्ट आपके ऊपर लागू नहीं होगा। The Special Marriage Act allowed Muslims to marry under it and thereby retain the protection generally beneficial to Muslim women that could not be found in the personal laws. बात समझ रहे? Under this act, polygamy was illegal. मुस्लिम लॉ में, शरीयत लॉ में पॉलीगमी को क्या है? लीगल ठहराया गया है कि आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं वुमेन के, जो पर्टिकुलर वुमेन है जो उसकी मान लीजिए पहली वाइफ है, उसके राइट्स का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मुस्लिम मैन एक से ज्यादा शादी कर रहा है तो, या एंशियंट या पुराने जो हिंदू लॉज में कहीं ना कहीं ये दिया गया था, अक्सर देखने को मिलता था भैया एक से ज्यादा शादियां किया है, तो जो पहली वाइफ है उसके राइट्स का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट हिंदू सोसाइटी क्या की? हिंदू सोसाइटी धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व की इस थॉट को लेके कि नहीं भैया
ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मुस्लिम सोसाइटी क्या होती, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट सोच ज़्यादा थी और वो शरीयत लॉ पे ही बेस्ड रह गए। ये प्रैक्टिकल सोच की बात है। आगे देखते हैं। Under this act, polygamy was illegal and inheritance and succession would be governed by the Indian Succession Act rather than the respective Muslim personal law. Divorce also would be governed by the secular law and maintenance of a divorced wife would be along the lines set down in the civil. बात समझ रहे हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट आपको जितनी मतलब बातें जो एक बातें आइडियल मानी जा सकती थी, आइडियल मानी जा सकती थी कि ठीक है भैया डिवोर्स होने पे इक्वल बंटवारा होना चाहिए, प्रॉपर्टी का इक्वल बंटवारा होना चाहिए, मेंटेनेंस मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी मतलब अच्छी बातें होती सारी ये बातें जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में थी। लेकिन भैया इसमें कोई शादी हमने रजिस्टर कराए तब तो। आगे देखते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उनका क्या स्टैंड है यूसीसी पे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब हम एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जब कोडिफिकेशन की बात हमने पहले करी थी कि भाई कोडिफिकेशन होना चाहिए। कोडिफिकेशन हमने क्रिमिनल लॉज वगैरह का, अन्य कॉन्ट्रैक्ट लॉज का किया, लेकिन सिविल लॉज का कोडिफिकेशन ब्रिटिश सरकार ने नहीं किया था। ब्रिटिश सरकार ने जो कोडिफिकेशन नहीं किया, पर्सनल लॉज जो चले आ रहे हैं, कस्टमरी लॉज चले आ रहे हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो लॉ मेकर्स हैं, उनकी नजर तो भाई ऑब्वियस सी बात है अपनी सोसाइटी पे तो है ही। वो देख ही रहे हैं कि भैया हिंदू वुमेन कैसे मैनेज कर रही है, मुस्लिम वुमेन कैसे मैनेज कर रही है, उनकी सोसाइटी कैसी है, उनकी सोसाइटी कैसी है। तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं एक कोडिफिकेशन की बात तो इनके दिमाग में भी आई ही होगी कि क्यों ना एक सेक्युलर कानून बने। उसी सेक्युलर कानून का नतीजा तो था स्पेशल मैरिज एक्ट। सेक्युलर कानून का जो कि सब पे इक्वली अप्लाई हो, उसी का नतीजा था स्पेशल मैरिज एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भाई देख रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी पे क्या बात कर रहे हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, his supporters and women members wanted a uniform civil code to be implemented। साफ साफ ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कुछ इनके सपोर्टर्स और विमेन जो थी वो चाहती थी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो। अंबेडकर ऑल्सो रिकमेंडेड एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंबेडकर जी भी कह रहे हैं कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बी एन राव है एक, बी एन राव, बात समझ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके ये सदस्य थे बी एन राव। बी एन है ये, बी एन राव। इन्होंने भी सपोर्ट किया कि भैया क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। द हिंदू कोड बिल्स वर several laws passed in 1950s that aimed to codify and reform Hindu personal laws in India। अब बात देखिए, अब कहीं ना कहीं बात जो है थोड़ी सी पॉलिटिकल यहाँ पे होने जा रही है या पॉलिटिकल हो सकती है। 1950s के दौरान आप बात समझ रहे हैं, 1950 टू लेके 55 तक 58 तक आप क्या देखेंगे कि हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किए गए। हिंदू कोड बिल जिसमें क्या किया गया कि हिंदू सोसाइटी को लेके बहुत सारी जो रिफॉर्म्स की बात है वो की गई। एबॉलिशिंग रिलीजियस लॉ इन फेवर ऑफ कॉमन लॉ कोड, रिलीजियस लॉ को उसमें एबॉलिश किया गया और एक कॉमन लॉ डेवलप किया गया। द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड रिफॉर्म्स इन 1950s। हिंदू कोड बिल री इंट्रोड्यूस, क्योंकि हिंदू कोड बिल जो शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे तो कहीं ना कहीं इनको सोसाइटी से बैकलिश मिला था कि भैया नहीं, हमारे जो कस्टमरी रिलीजियस लॉ है उनको चलने दीजिए, उस पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए स्टेट द्वारा, सरकार द्वारा। लेकिन जब बैकलिश मिला तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बस इसी हिंदू कोड बिल को पता ना छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट के पेश करने की कोशिश की और जो कि सक्सेसफुल भी रहे। हिंदू कोड बिल री इंट्रोड्यूस्ड which was passed as Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, Hindu Minority and Guardianship Act, Hindu Adoption and Maintenance Act during 1955 to 1958। These law apply to all Hindus। अब इस ऑल हिंदू के एस्पेक्ट में कौन कौन इंक्लूड है ये भी देख लीजिए। इसमें जैन्स इंक्लूड है, बुद्धिस्ट इंक्लूड है और सिख इंक्लूड है। हिंदू कोड बिल की बात जब होगी, जब इसमें वर्ड हिंदू आएगा तो इस वर्ड हिंदू में आपको समझना है कि इसमें जैन्स भी हैं, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें सिख भी हैं, अलॉन्ग विद द हिंदूज। समझ रहे हैं क्या हुआ? हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसमें जो रिलीजियस लॉज जो गवर्न कर रहे थे हिंदू सोसाइटी को, उनको एबॉलिश करके एक कॉमन लॉ कोड लाया गया। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये सिर्फ हिंदूज के लिए ही था। किसके लिए था? ओनली फॉर हिंदूज, मुस्लिम्स के लिए नहीं। मुस्लिम्स के लिए चीज नहीं थी। क्यों भैया? मुस्लिम्स के लिए क्यों नहीं थी, सिर्फ हिंदूज के लिए क्यों थी? इस पे अब डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। एक ओपिनियन ये हो सकता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की नज़र में, जैसे जवाहरलाल नेहरू थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम सोसाइटी अभी
एक यूनिफॉर्म लॉ या एक कॉमन लॉ कोड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी अभी नहीं है। सेंस ऑफ मैच्योरिटी अभी मुस्लिम सोसाइटी में उस कानून को लेके अभी नहीं है। तो हम वेट कर लेते हैं कि भैया ठीक है, एज लॉन्ग एज हम लॉ को किसी सोसाइटी में थोपें, इससे अच्छा सोसाइटी से डिमांड हमारी तरफ आनी चाहिए कि हमारे लिए ऐसी लॉ बनाई जाए, तो हम इनके लिए लॉ प्रिपेयर करें। हमेशा देखिए ऐसा अक्सर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे जो हैं या फिर जो भी हमारे नेतागण पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, तो लॉ बनाने का पता है एक बड़ा अच्छा तरीका है। बड़ा अच्छा तरीका क्या कहेंगे इसको, ये एक फिलॉसफी कहते हैं कि ये जो 400-500 लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में अलग अलग जगह पे, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा लॉ जो है अप्लाई होगा इंडियंस पे, कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होगा। रादर ये जो 100 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए कौन सा लॉ बनना चाहिए, और ये इनको, ये जो पार्लियामेंट में और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लोग बैठे हुए हैं उनको बोलेंगे कि भैया हमारे लिए ऐसा लॉ बना के दो, हमारे इस एस्पेक्ट की लॉ बना के दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। समझ रहे हैं? तो नेहरू की फिलॉसफी या उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की फिलॉसफी यही है कि समाज जब उनका मैच्योर होगा तो ऑब्वियस सी बात है तब उनके लिए कानून ऑटोमेटिक रेडी कर दिया जाएगा, या उस समय उस कानून के रेडी करने की बात की जाएगी। ठीक, कहीं ना कहीं इसको अगर आप पॉलिटिक्स की नजर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं भाई आप ये भी देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं इसमें अपीजमेंट की बात हो रही है कि मुस्लिम्स के कानून को मत छेड़ो, क्योंकि भाई कानून को अगर उनको छेड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाए, नाराज हो जाएंगे, सेक्युलर कैरेक्टर फैब्रिक भारत का खराब हो जाए। क्योंकि उस समय देखिए कुछ भारत का, जिस समय भारत आजाद हुआ, जो 1950 55 60s की बात हम कर रहे हैं, बड़ा नाजुक समय है भारत के बनने के लिए। भारत की भी नर्चरिंग स्टार्ट हुई है, डेमोक्रेसी की नर्चरिंग अभी स्टार्ट हुई थी, लोकतंत्र अभी धीरे धीरे अभी सांस लेना शुरू किया था। उस समय ऐसा कुछ कर देना जो कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के सोच के, विचार के, पर्सनल लॉज के अगेंस्ट जाए, तो ये इनके नजर में क्या था कि भैया हमारे लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा हो सकता है, या फिर हमारे लोकतंत्र मजबूती उसको नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? बड़ा फ्रेजाइल स्टेट में था उस समय भारत, बहुत नाजुक स्थिति थी भारत की उस समय, कुछ भी हो सकता था। लगातार उसमें जो है पाकिस्तान को लेकर वॉर भी हुए, जो है कि चाइना से वॉर की लगभग समय आ चुका था, चीजें थोड़ी सी अप डाउन चल रही थी। बात समझ रहे हैं? काफी गरीबी थी, तो ऑब्वियसली बात है गरीबी थी और इनसिक्योरिटी थी डिफरेंट चीजों को लेके। तो पहली बात ये हुई कि भैया पहले इनको रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजें पहले मुहैया किया जाए, बेसिक नीड मुहैया किया जाए, उसके बाद फिर हम पर्सनल लॉज पे और सिविल कानूनों पे जो है कि चर्चा करेंगे। बात समझ रहे? तो डिफरेंट ओपिनियंस थे इन चीजों को लेके। डीपीएसपी ऑब्वियस सी बात है, डीपीएसपी का जन्म क्यों हुआ? डीपीएसपी का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि कई ऐसी फिलॉसफीज हैं, कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि भैया भारत आजाद होने के समय क्या थे कि हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी, हमारी सोसाइटी उतनी मैच्योर नहीं थी, या भारत बड़े फ्रेजाइल स्टेट में था कि भैया हम इन चीजों के लिए फंड एलोकेट या रिसोर्स एलोकेट नहीं कर सकते थे। बहुत भयानक गरीबी थी, मोर देन 90% जनता जो है कि गरीबी रेखा के नीचे थी, इलिटरेसी थी भयंकर। तो बात यह कि भैया पहले लिटरेट करो लोगों को, लोगों का हेल्थ दो, खाने को रोटी दो, अनाज नहीं पैदा होता था। ऑब्वियस बात है एग्रीकल्चर को काफी ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइज किया था, एग्रीकल्चर का बड़ा बुरस्ते कर गए थे ब्रिटिशर्स। तो ऑब्वियस बात है, तो कुछ वो ऐसी फिलॉसफीज जो भारत को और मजबूत करे। होता है ना कि किसी चीज को एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार हो जाना, मकान का एक ढांचा तैयार हो जाना, और उस मकान में इंटीरियर डिजाइनिंग कर। तो ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग की बात है, ऑब्वियसली बात है ये लेविश चीज है, ये लग्जरी चीज है, ये डीपीएसपी में रखी गई है। और जो मकान का ढांचा है कि सर पे छत है, चारों तरफ दीवारें हैं, कम से कम अपने आपको सिक्योर महसूस कर सके, एक दरवाजा लगा हुआ, वो फंडामेंटल राइट्स। बात समझ रहे हैं? तो जितनी भी लग्जरी की चीजें थी, नॉट लग्जरी मतलब जैसे जैसे एक वेलफेयर स्टेट की तरफ हम और ज्यादा मैच्योरली बढ़े, और ज्यादा प्रगाढ़ हो हमारी वेलफेयर स्टेट की सोच, वो सारी चीजें डीपीएसपी में रखी गई। बात ठीक है? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो है यूसीसी भी जो है वो डीपीएसपी में रखा गया है। आगे देखते हैं कि और फर्दर चीजें क्या हो रही हैं। हिंदू कोड बिल का हमने देख लिया भैया, जगह जगह अप्लाई हुई थी, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, सिख को अप्लाई हो रही है। द लॉ ऑन डिवोर्स वर फ्रेम्ड गिविंग बोथ पार्टनर्स इक्वल वॉइस। बात समझ रहे हैं? ये जो हिंदू कोड बिल में आए थे, जो डिवोर्स पे लॉ बना, वो क्या है, बोथ पार्टनर्स को इक्वल वॉइस दे रहा है। बट मेजोरिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन इन्वॉल्व दोज इनिशिएटेड बाय मेन। ऑब्वियस बात है, उसमें ज्यादातर तो मेन ही इनिशिएट करते थे डिवोर्स वगैरह के बाद। वुमेन के पास मतलब कह लीजिए ना कि इतनी सोच हिस्ट्री में इतनी दबा के रखी गई है कि वुमेन शायद उस समय सोच भी नहीं सकती थी कि डिवोर्स हम अपने मुंह से बोल सके, मांग सके अपने हस्बैंड से कि हमें डिवोर्स चाहिए। इतनी हिम्मत या इतनी सोच दी ही नहीं गई थी।
ना हमारी सोसाइटी ने दी थी, ना हमारी फैमिली दी थी, ना हमारी वैल्यूज ने दी थी। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे हम मेच्योर होंगे वैसे वैसे वो राइट्स के बारे में हमें पता चलेगा ना। आप समझ रहे हैं, वुमेन्स को इतना सप्रेस किया गया था इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कि उनको पता भी नहीं था, या उनके पास हिम्मत कह लीजिए नहीं थी कि डिवोर्स लेने की बात कर। ज्यादातर ये चीजें मेन ही इनिशिएट करते थे। सिंस द एक्ट अप्लाइड ओनली टू हिंदूज, वुमेन फ्रॉम अदर कम्युनिटीज रिमेन सबॉर्डिनेटेड। बात समझ रहे हैं। अब ये जो हिंदू कोड बिल है, जो ये हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, सक्सेशन एक्ट हो गया, ये हिंदू के जो सोसाइटी उस पर अप्लाई हो रही है, लेकिन अदर कम्युनिटीज जो है उनकी जो वुमेन है उन पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो क्या रह गई, सबॉर्डिनेटेड रह गई, कहीं ना कहीं वो दबी रह गई। फॉर इंस्टांस, मुस्लिम वुमेन अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ कुड नॉट इनहेरिट एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो शरीयत कानून है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है कि जो मुस्लिम वुमेन है वो एग्रीकल्चर लैंड को इनहेरिट नहीं कर सकती, मतलब उनको नहीं मिल सकता, बंटवारा होगा या फिर जब सक्सेशन की बात होगी तो उनमें वुमेन का राइट नहीं रहेगा, कोई से नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं। पर्सनल लॉज फ्रीडम तो देखिए देते हैं कि ठीक है अपने कस्टम्स को आप प्रैक्टिस करने के लिए फ्री है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी यही बात कहते हैं। आर्टिकल 25 to 28 जो है हमारा बात कर रहा है कि ठीक है भाई कंप्लीट रूप से अपने रिलीजन को आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं ना जो कि वुमेन के खिलाफ, चिल्ड्रन के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर सेक्ट के खिलाफ क्या हो रहे हैं, अगेंस्ट में खड़े हो जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं। ये सारा डिबेट उसी का है, सारा मुद्दा उसी चीज का है। आगे देखते हैं। ही यहाँ पे कौन स्टैंड कर, ही नेहरू जी है ये, ठीक है, जेएल नेहरू जी हैं ये। क्या कह रहे हैं देखिए, ही एग्रीड दैट इट, किसको, हिंदू कोड बिल लैक्ड एनी सब्सटेंशियल रिफॉर्म्स, मतलब कि बहुत रिफॉर्म तो नहीं आया, होता ना किसी चीज को कोडिफाई कर देना, लॉ बना देना, और उसका सोसाइटी में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होना में दोनों में बड़ा फर्क होता है। बात समझिए। कानून तो हमने बना दिया कि भैया दहेज लेना एक अपराध है, दहेज देना अपराध है, रिश्वत लेना अपराध है, रिश्वत देना अपराध है, तो क्या रिश्वत लेना देना बंद हो गया कानून बनते ही? क्या दहेज लेना देना बंद हो गया कानून बनते ही? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उस रिफॉर्म को धीरे धीरे मेच्योर होने में, सोसाइटी में अडॉप्ट करने में समय लगेगा। बात ठीक है। और ये भी बात है कि ये सिर्फ जो रिफॉर्म्स आए ये हिंदूज को लेके आए हैं, मुस्लिम और अन्य जो सेक्ट के लोग हैं वो क्या है, अभी भी इससे अछूते हैं, पीछे छूटे हैं। इसलिए नेहरू जी का क्या कहना है कि इट लैक्ड एनी सब्सटेंशियल रिफॉर्म बट फेल्ट इट वाज एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ इस टाइम। नेहरू इसको अपनी सरकार की, अपने दौर की एक बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। He had a significant role in getting the Hindu Code Bill passed and laid down women equality as an ideal to be pursued in Indian politics। ये देखिए बड़ी अच्छी बात यहाँ पे कही गई है कि ये कानून बना के, ये हिंदू कोड बिल ला के, वुमेन को उनके राइट्स दे के, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करके कहीं ना कहीं इस बात का रास्ता तय पेव किया गया, वे तय किया गया, या एक होता है ना कि एक आप कह सकते हैं कि एक रास्ता का मुहिम चलाई गई, एक ऐसी सोच अग्रसर की गई। इस सोच के हिसाब से क्या है कि इंडियन पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में, भारत के जो कि प्रजातंत्र है उसमें कहीं ना कहीं वुमेन की इक्वलिटी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए। वुमेन का इक्वल पार्टिसिपेशन तभी तय होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब उनकी फैमिली में, सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन। बात समझ रहे हैं। आज के समाज के साथ यही थोड़ी दिक्कतें हैं। फैमिली के अंदर देखेंगे तो वुमेन राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा है, या फिर उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सोसाइटी में वुमेन को सप्रेशन की बात की जा रही है, और वोट बैंक के लिए, उस पॉलिटिक्स को उनको रिझाने के लिए, पॉलिटिक्स में भाई रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको पूरी सीट मिलनी चाहिए, आप आधी आबादी हैं। ऑब्वियस बात है, क्या वुमेन आज के स्टेट में आधी आबादी हो के आधी आबादी का हक प्राप्त कर रही है? नहीं। समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हिंदू कोड बिल पास करके वुमेन को इक्वलिटी देके ये रास्ता बनाया गया कि भैया इंडियन पॉलिटिक्स में उनका भी एक स्ट्रांग से होना चाहिए, और वुमेन सेंट्रिक, या फिर वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में उनका होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेट मैसेज था ये बिल पास करके। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर हिम वॉज अ नेसेसिटी for the whole country, but he did not want it to be forced upon any community, especially they were not ready for such a reform। देखिए थोड़ी देर पहले जो बात की जा रही थी ये वही बात सामने हमारे आई कि नेहरू चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो, बने। वो एक पूरे देश के लिए क्या है, नेसेसिटी है। देखिए सिर्फ ये बहुत बड़ा टर्म है नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब क्या है कि भैया आपको इसकी अटमोस्ट जरूरत है, बट ही डिड नॉट वांटेड टू बी फोर्स अपॉन एनी कम्युनिटी। मतलब ये किसी कम्युनिटी पे इस चीज को फोर्स नहीं करना चाह रहे थे। इनकी सोच ये थी कि वो कम्युनिटी खुद डिमांड करे। बात समझ रहे हैं। ग्रास रूट से ये डिमांड उठ के ऊपर तक आए कि भैया हमारे लिए कानून ऐसा तैयार करो, हमारी वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए। समझ रहे हैं।
लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। देखिए ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ये बहुत बड़ा एक इंस्टांस है, ये बहुत बड़ा मोड़ आया है इंडियन पॉलिटिक्स में, खास करके जो है कि वुमेन राइट्स को लेके, मुस्लिम पर्सनल लॉज को लेके, बात समझ रहे हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को लेके, यूसीसी को लेके। ठीक है, तो सारे एंगल से इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली शाहबानो चैप्टर जो है क्या कह रहा है। 1985 का शाहबानो का केस है, बात समझिए। इस पहले एक बैकग्राउंड समझते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने विमेन की बात की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की, अपीजमेंट की बात की, ये कहां तक शाहबानो केस, कैसे हम इसको रिलेट करेंगे। शाहबानो's हस्बैंड डिवोर्स हर आफ्टर 40 इयर्स ऑफ मैरिज। 40 शादी के 40 साल बाद क्या हुआ, शाहबानो के हस्बैंड जो है उन्हें डिवोर्स दे देते हैं भाई। ट्रिपल तलाक, तलाक तलाक ऐसे करके उनको 3 बार जो है बोल के उनको तलाक दे दिया। एंड डिनाइड हर रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस उनको जो है नहीं मिल रही। पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या कर रहा है कि जो इद्दत पीरियड होता है, इद्दत पीरियड तक ही जो है मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। इद्दत पीरियड रफली रफली 90 डेज का होता है, बात ठीक है, 90 डेज का रफली इद्दत पीरियड होता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉज कहते हैं क्या कि आप जब किसी को डिवोर्स देते हैं तो इद्दत पीरियड तक आपको उनको, जो वाइफ है आपकी, जिनको आपने डिवोर्स दिया है, जिनको आपने क्या बोलते हैं तलाक दिया है, उनको इद्दत पीरियड तक आपको मेंटेनेंस देनी है। बात समझ रहे हैं। दिस सॉर्ट ऑफ यूनिलेटरल डिवोर्स वॉज परमिटेड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब ये यूनिलेटरल डिवोर्स है ना, कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टी है इसमें इन्वॉल्व, जो एक मैरिज में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, एक हस्बैंड वाइफ, दोनों की से तो है नहीं। हस्बैंड ने बोला तलाक तलाक तलाक, मैटर खत्म, भाई वाइफ का जो भी शेयर है, लेकिन तलाक पर्सनल कानून के अंदर हो गया। मेंटेनेंस लगभग लगभग सिर्फ 90 डेज तक की बात की जा रही है। तो शाहबानो ने अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए क्या किया, आवाज उठाई। देखिए क्या किया उन्होंने। शी वॉज इनिशियली ग्रांटेड मेंटेनेंस बाय द वर्डिक्ट ऑफ अ लोअर कोर्ट इन 1980 रुपीज, 25 रुपए पर मंथ। 1980 में क्या हुआ, ग्लोबल कोर्ट ने भैया बोला कि नहीं, मेंटेनेंस जो है इनको मिलते रहना चाहिए, मेंटेनेंस सिर्फ 90 दिन तक नहीं होना चाहिए, इनको मेंटेनेंस और भी मिलना चाहिए। बात ठीक है। इनके जो हस्बैंड है, जिन्होंने इनको डिवोर्स दिया था, वो खुद एक लॉयर थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अच्छे जानकार थे, वो अच्छे लॉयर थे, खान। contested the claim, husband उनके contested the claim on the ground that Muslim personal law in India required the husband to only provide maintenance for the iddat period, 3 लूनर मंथ, लगभग 90 दिन तक। उन्होंने बोला कि भैया हमने तो सारी बातें जो है कि हमारी पर्सनल लॉ, जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, वो सारी बातें हमने फुलफिल की हैं, हम अगेंस्ट कहाँ जा रहे हैं। इद्दत पीरियड तक हमने भैया उनको देना था, मेंटेनेंस हमने दिया है। बानो's हस्बैंड चैलेंज दिस डिसीजन, जो लोअर कोर्ट के डिसीजन है, जो हाई कोर्ट के डिसीजन है, चैलेंज करते रहे और अल्टीमेटली इसको सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला ले गए, टेकिंग इट टू सुप्रीम कोर्ट, सेइंग दैट ही हैड फुलफिल्ड ऑल हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द इस्लामिक लॉ। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ शाहबानो इन 1985। लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद भी पर्सनल लॉ, ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि भाई पर्सनल लॉ से ही हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी चल रही है। हिंदू कम्युनिटी तो ऑब्वियस सी बात इवॉल्व हो चुकी थी, हिंदू सक्सेशन एक्ट और अलग अलग एक्ट आ चुके थे, हिंदू कोड बिल जो जस्ट हमने जिसकी बात की। लेकिन मुस्लिम अभी भी क्या थे, पर्सनल लॉ से ही चल रहे थे, ठीक है, इनके शरीयत कानून से ही चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात पता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये बात भी पता है कि भैया पर्सनल लॉ के बेसिस को हम ध्यान में रखते हुए वुमेन के राइट्स को स्नैच नहीं कर सकते ना। बात समझिए, कंट्राडिक्शन यही पैदा हो गया है कि पर्सनल लॉज को यहाँ प्रेफरेंस दिया जाए या पर्टिकुलर वुमेन के राइट्स को प्रेफरेंस दिया जाए। आप समझ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है इस केस में, ये इसका मुद्दा हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर वुमेन है किसी कम्युनिटी की, वर्सेस उसकी होल कम्युनिटी ही उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई। बात समझिए, इस केस में यही क्रक्स है। जो पर्टिकुलर वुमेन है शाहबानो, इनकी जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इनके अगेंस्ट खड़ी हो गई है, तो ये केस उसका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्शन देगा, तो ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट के शरण में जो भी जाएगा तो वुमेन को भी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के फेवर में रूल किया कि नहीं, इनको मेंटेनेंस मिलती रहनी चाहिए। 1985 में ये रूल किया। अंडर द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स प्रोविजन, सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड विच अप्लाई टू ऑल सिटीजन इज रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। समझ रहे हैं, सीआरपीसी के सेक्शन 125 को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि भैया मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के अंदर प्रोविजन जो कह रहा है, ये सेक्युलर प्रोविजन है, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सेक्युलर प्रोविजन है, मुस्लिम्स पे भी अप्लाई होगा, हिंदूज पे भी अप्लाई होगा, जैन पे, क्रिश्चियन पे, एनी कम्युनिटी पे अप्लाई होगा।
और ये किस में आ रहा है, ये सीआरपीसी में आ रहा है, ये सिविल कानून तो है नहीं, ये तो क्रिमिनल कानून है, ये कोडिफाइड है। तो इसके अगेंस्ट इसको बेस बना के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है सेक्शन 125 के अंदर, बोला कि नहीं, साहबानो क्या है, मेंटेनेंस की हकदार हैं, इनके हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। द सुप्रीम कोर्ट फर्दर रिकमेंडेड दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड टू बी सेटअप। देखिए सुप्रीम कोर्ट फिर इस बात को समझा कि भैया अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, एक नेसेसिटी है, फिर से एक जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन भी दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जानी चाहिए, बात की जानी चाहिए, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। स्टेटिंग दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। क्या प्रमोट करेगा? ऑब्वियसली बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करेगा, ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टीज टू द लॉ विद डाइवर्जेंट आइडियोलॉजीज। जो अलग अलग आइडियोलॉजी के डाइवर्जेंट सोच हैं उनको क्या करेगा, एक कॉन्टेक्ट करके एक धारा में, मुख्य धारा में से जोड़ने का काम करेगा कौन? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। द शाहबानो केस सून बिकम अ नेशन वाइज पॉलिटिकल इशू एंड वाइडली डिबेटेड कंट्रोवर्सी। जो शाहबानो का केस था, एक क्या हो रहा है कि अब नेशनल वाइड पॉलिटिकल इशू बन गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, ठीक, इस वर्डिक्ट को लेके पॉलिटिकल इशू बन गया, राजनीतिक मुद्दा बन के तैयार हो गया, कंट्रोवर्सी इस पे इरप्ट होने लगी। कंट्रोवर्सी इरप्ट क्या होने लगी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं जो है कि इस कानून पे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट सुनाया, इसमें जुडिशियल ओवररीच तक की बात कर दी गई। किसकी? जुडिशियल ओवररीच की, कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ओवररीच कर रहा है, पर्सनल लॉस को क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नजरअंदाज कर रहा है या फिर उस पर इंक्रोचमेंट करने की बात कर रहा है, जो कि पर्सनल लॉस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, ओवररीच की बात की गई इसमें। लेकिन ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर पर्सन का राइट्स की बात की। ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए आपके पर्सनल लॉस को कंसीडर करेगा यहाँ पे, या फिर आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है उनको, उसको 15 को कंसीडर करेगा, जो इक्वलिटी की बात करता है। साहबानों का आर्टिकल 14 भी तो वायलेट हो रहा है, इक्वलिटी की बात भी तो हो रही है। हस्बैंड वाइफ साथ में अब अलग हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है चीजों का जो दोनों में डिफरेंशिएशन होंगे, मेंटेनेंस की बात तो वुमेन को भी तो मिलना चाहिए। आर्टिकल 21 भी तो वायलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ। अगर मेंटेनेंस नहीं मिलेगा तो साहबानों कैसे अपना जीवन यापन करेंगी शादी के 40 वर्षों बाद? उस समय मुस्लिम कम्युनिटीज के या हिंदू कम्युनिटीज कोई भी वुमेन लोग इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी कि अपने पैरों पे कुछ खड़ी हो जाए, काम करने लगे, ये सब चीजें। तो उनकी राइट टू लाइफ और प्राइवेसी की जो बात है, नॉट प्राइवेसी, उस समय तो प्राइवेसी कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट टू लाइफ कैसे सर्वाइव होगा, कैसे सर्वाइव करेंगी, बात समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने सब बेसिस के ऊपर फैसला सुनाया था। सरकार का क्या स्टैंड है इस पे, अब देखते हैं। उस समय की सरकार, भैया फेमस कौन, इंडियन हिस्ट्री के फेमस, इंडियन पॉलिटिक्स के फेमस चेहरे राजीव गांधी जी, ठीक है, राजीव गांधी जी सरकार चला रहे थे उस समय। आफ्टर द 1984 सिख राइट्स, 1984 में सिख राइट्स हुए थे, एंटी सिख राइट्स हुए थे। ऑब्वियसली बात है, एंटी सिख राइट्स क्यों हुए थे 1984 में? क्योंकि भाई इंदिरा गांधी का मर्डर किया गया था, सिख उनके जो बॉडीगार्ड्स उन्होंने किया था, उनके अगेंस्ट, सिखों के अगेंस्ट पूरे देश भर में क्या हुआ था, राइट्स हुए थे। माइनॉरिटीज इन इंडिया विथ मुस्लिम्स बीइंग द लार्जेस्ट फेल्ड थ्रेटेंड विद द नीड टू सेफगार्ड देयर कल्चर। अब जो एंटी सिख, ऑब्वियसली बात है, सिख जो इंडिया में वो भी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में ही आते हैं, पॉपुलेशन की काफी कम। मुस्लिम्स जो हैं उस माइनॉरिटीज में सबसे बड़ा शेयर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि भैया जिस हिसाब से सिखों के खिलाफ राइट्स हुए हैं, अलग अलग जो है कि उनके जो है कि हत्याएं की गई, लूटपाट की गई, तो कहीं ना कहीं डरे वो थोड़ा सा, जो माइनॉरिटीज हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर डेवलप हुआ, और खास करके अपनी कल्चर को लेकर, कि जो इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आते रहे, इसी तरह से सरकार नियम कानून बनाती रही, तो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, हमारी जो सोच, हमारी जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, वो क्या हो जाएंगे, वो तो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएंगे। इनका ऐसा कहना था। द ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड डिफेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ दियर लॉज। बोला कि नहीं, जो हमारी कस्टमरी लॉ है, हमारी जो ट्रेडिशन चली आ रही है, उसको हम डिफेंड करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने बोला कि हम उसको डिफेंड करेंगे। एंड सपोर्टेड द मुस्लिम कंजर्वेटिव्स who accused the government of promoting Hindu dominance over every Indian citizen at the expense of minorities। इनका कहना है कि भैया सरकार क्या कर रही है कि हिंदू फिलॉसफी की जो सोच है, जो सेक्युलर सोच है, उसको क्या कर रही है कि अन्य माइनॉरिटीज पे थोपने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बात समझिए। हमने अपीजमेंट की बात की थी थोड़ी देर पहले ना, पॉलिटिक्स में अपीजमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स में अपीजमेंट कोई नई बात नहीं है, ये बड़ा पुराना चला आ रहा है। बात समझ रहे? साहबानो केस उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अपीजमेंट किस हद तक की जाती है इंडियन पॉलिटिक्स में, कहाँ तक की गई थी। जिसका खामियाजा भारत देश बहुत अलग अलग चीजों में भुगता है। आगे देखते हैं।
According to them, the judiciary recommending a uniform civil code was evidence that Hindu values would be imposed over every Indian. उनका ऐसा मानना है कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है कि हिंदू वैल्यूज को थोपना चाह रहा है सारी माइनॉरिटीज पे, कम्युनिटीज पे. The Orthodox Muslim felt that their communal identity was at stake if the personal laws were governed by the judiciary. बोला जुडिशरी पर्सनल लॉ अगर गवर्न करने लगेगी तो हमारी जो कम्युनल आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट होने के कगार पे आ जाएगी, या फिर उसको लेके वो उन्होंने क्या था संशय जाहिर किया. बात समझ रहे हैं? खतरे में है इस टाइप की सोच. An independent Muslim member of parliament proposed a bill to protect their personal law in the parliament. एक independent Muslim member of parliament ने क्या किया, एक बिल प्रपोज किया. जो बिल क्या कहता था कि भैया जो मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं वो एनी हाउ एनी सर्कमस्टांसेस में प्रिवेल करेंगे ओवर द एनी अदर लॉ. द कांग्रेस रिवर्स इट्स प्रीवियस पोजीशन एंड सपोर्टेड द बिल. देख लीजिए कांग्रेस क्या कर रही है भैया, इस बिल को सपोर्ट कर दी. while the Hindu right wing, the left, Muslim liberals and women's organizations strongly opposed it. सोसाइटी के वर्ग के इन लोगों ने क्या किया कि इस बिल का खिलाफ खड़े हुए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सेक्युलर कैरेक्टर अगर आप फैब्रिक आप बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप जो है कि इक्वलिटी की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते ना. बात समझ रहे? और इसमें कहीं किसी को वुमेन को राइट देके, किसी के राइट्स को रिकॉग्नाइज करके आप किसी सेक्युलर फैब्रिक पे क्या बोलते हैं अटैक नहीं कर रहे हैं, जबकि सेक्युलर फैब्रिक तो और मजबूत होगा. लेकिन कहीं ना कहीं अपीज करने के चक्कर में ये देखिए इन पे दोष आज तक लगता आया है और हो सकता है आगे इतिहास इन पे दोष लगाता रहेगा कि मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए कि भैया हमारा एक बहुत बड़ा बेस खिसक ना जाए, उनको अपीज करने के लिए क्या किया इन्होंने कि इस बिल का इन्होंने समर्थन किया. किसने? कांग्रेस सरकार, राजीव गांधी कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उसको समर्थन किया. और क्या किया? द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स वाज पास्ड इन 1986. बात समझ रहे हैं? Muslim women protection of rights on divorce was passed in 1986, which made section 125 of the criminal procedure code incapable to Muslim women. अब देखिए जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था सेक्शन 125 के बेसिस पे कि भैया मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का जो प्रोविजन होगा सारे सिटीजन्स पे इक्वली लागू होगा, चाहे वो किसी धर्म के हो. दिखा रहे हैं यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब पे लागू होगा. तो राजीव गांधी सरकार क्या कर रही है कि इसमें मुस्लिम वुमेन को क्या कर दी कि उससे लॉ से बाहर कर दिया कि सेक्शन 125 जो है मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे अप्लाई होगा, मुस्लिम वुमेन पे अप्लाई नहीं होगा. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वुमेन के खिलाफ राजीव गांधी सरकार या कांग्रेस सरकार खिलाफ खड़ी हुई या नहीं हुई? क्यों? मेजोरिटी को अपीज करने के, अरे मुस्लिम को उसको क्या कहने, अपीज करने के लिए. जो कंजर्वेटिव्स हैं, ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम्स हैं, उनको अपीज करने के लिए क्या किया गया भैया, वुमेन के राइट को कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट उनको रखा गया. The 1986 Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act diluted the Supreme Court judgment and allowed maintenance to divorce only during the period of either or till 90 days. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेसिस पे सुनाई थी, वर्डिक्ट सुनाया था 125 के कि भैया उनको मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग तक मिलनी चाहिए, या फिर तब तक जब तक उसकी दूसरी शादी वगैरह नहीं हो जाती तब तक तो मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए. लेकिन इन्होंने क्या किया, उस चीज को डाइल्यूट कर दिया और वापस से वही प्रोविजन ला दिया कि सिर्फ इतने पीरियड तक आपको सिर्फ मेंटेनेंस मिलेगा. ये करनी है द दिन की राजीव गांधी सरकार की. समझ रहे हैं आप? शाहबानो केस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिक्स में और इंडियन सोसाइटी में. द पॉलिटिसाइजेशन लेड टू आर्गुमेंट्स हैविंग टू मेजर साइड्स, द कांग्रेस एंड मुस्लिम कंजर्वेटिव्स वर्सेस द हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड द लेफ्ट. कांग्रेस प्लस मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए और किसके अगेंस्ट खड़े हो गए, या मतलब दो लोग पार्टियां अलग अलग बट गई भारत के राजनीति में, कांग्रेस और मुस्लिम, और हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और लेफ्ट अलग. बात समझ रहे हैं? तो हमने ये देखा कि ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमें ये देखना है कि यूसीसी के एस्पेक्ट में यहां देख लेते हैं, यूसीसी के एस्पेक्ट में शाहबानो केस इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि अगर एक कॉमन कोड होता, एक सिविल कानून होता, सबके लिए जो अप्लाई होता, तो जो शाहबानो का जो अधिकार का हनन हुआ, जो उसके राइट्स का इंक्रोचमेंट हुआ, क्या वो होता? नहीं होता. क्योंकि एक सिविल कानून क्या कहता है कि भैया वुमेन के राइट को इक्वली हम रिकॉग्नाइज करेंगे. डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस का अगर कानून है, लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अगर देनी है तो आपको देनी है. आप समझ रहे हैं? राजीव गांधी ऐसे वापस से बिल लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते थे.
यूसीसी कानून अगर रहता तो, यूसीसी कानून रहता तो जो हिंदू कोड बिल जो हिंदू वुमेन को इक्वल राइट दे रहा है, उनके प्रॉपर्टी में राइट दे रहा है, मैरिज में राइट दे रहा है, डिवोर्स में राइट्स दे रहा है, ये सारे राइट्स मुस्लिम वुमेन को भी मिलते अगर यूसीसी रहता तो। क्योंकि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि रिलीजन से ऊपर उठ के है ना यूसीसी, सबके लिए, सारे सिटीजन के लिए इक्वल है। इसलिए शाहबानो केस यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि शाहबानो केस ने कहीं ना कहीं यूसीसी के रिक्वायरमेंट को और ज्यादा मजबूती दी, और ज्यादा हवा दी, चिंगारी को और हवा दी कि भैया यूसीसी हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है। शाहबानो केस ने इस बात को क्या किया, एक एडवोकेसी की इस बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। बात समझ रहे हैं? आगे देखते हैं। अब उसके बाद एक और केस हुआ था 2001 में, इस केस को क्या देख लेते हैं, डैनियल लतीफी केस। द मैटर मेंटेनेंस का जो मैटर था, जो शाहबानो का ओवरऑल केस था भाई, ऑब्वियसली बात है मेंटेनेंस पे आके टिका हुआ था। पहले बोला गया कि भैया मुस्लिम लॉ कहता है सिर्फ 90 डेज तक मेंटेनेंस दी जाती है, तलाक के बाद इद्दत पीरियड तक। कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं भैया, आपको हमेशा तक के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए देना पड़ेगा। चैलेंज किया उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं देना तो पड़ेगा। कानून बना के उसको पलट दिया गया, उसके ऑर्डर को, सेक्शन 125 के। बात समझ रहे हैं? सारा केस किसको लेके था? मेंटेनेंस को लेके था। द मैटर मेंटेनेंस रीसरफेस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये डेनियल लतीफी कौन है? ये डेनियल लतीफी वही जिन्होंने शाहबानो का केस लड़ा था। ये जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ जो राइट्स वगैरह 19 के इसको चैलेंज किया गया था, 1986 में जो अमेंडमेंट राजीव गांधी सरकार ने लाई थी, उसको चैलेंज किया गया। किसमें? 2001 में चैलेंज किया। 1985 में वर्डिक्ट आ गया था वो चीज, उसके बाद कानून बदल दिया गया और 2001 में इसको चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड्स दैट द लॉ वाज डिस्क्रिमिनेटरी एंड वायलेटिव ऑफ द राइट्स टू इक्वलिटी। ऑब्वियसली बात है, ये जो राइट टू इक्वलिटी है हमारी, जो उसके अगेंस्ट जा रहा है ये 1986 का जो राजीव गांधी सरकार ने जो कानून पारित किया था, जो 125 को नल एंड वॉइड कर दिया था मुस्लिम वुमेन के लिए, सेक्शन 125 को, इसके अगेंस्ट जा रहा है। किसके अगेंस्ट जा रहा है ये कानून? ये अगेंस्ट जा रहा है राइट टू इक्वलिटी के, जो कि आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी दिया गया है। As it deprived Muslim women of maintenance benefit equivalent to those provided to other women under section 125 Criminal Procedure Code 1973। बात समझ रहे हैं? अगर कोई रिलीजन की महिला रहती तो उसको मेंटेनेंस हमेशा तक के लिए मिलता रहता, लेकिन मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि सेक्शन 125 को क्या कर दिया गया? नल एंड वॉइड कर दिया गया, ओनली एंड ओनली फॉर द मुस्लिम वुमेन। बात समझ रहे हैं? राजीव गांधी ने जो प्राइवेट बिल आया था उसको, जिसमें कांग्रेस सरकार ने सपोर्ट किया था। The Muslim Women Act was challenged on the ground that it violated the right to equality, Article 14 and 15, and as well as right to life under Article 21। Right to life जो है, जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 21 में दिया गया, उसको भी वायलेट कर रहा है, और आर्टिकल 14 और 15 को भी वायलेट कर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट while holding the law as constitutional, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिबरल व्यू रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राजीव गांधी के जो कानून है 1986 वाला, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पर्सनल जो लॉ है उसको प्रेफरेंस दी है। यहाँ पे मुस्लिम जो कस्टमरी पर्सनल लॉ है उसको प्रेफरेंस देते हुए कहा कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन बट उसको हार्मोनाइज होना चाहिए किससे? सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी से। कि ऐसा एकदम रिजिड पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए कि भैया हम सिर्फ 90 डेज तक ही मेंटेनेंस देंगे। कहीं ना कहीं मुस्लिम सोसाइटी को एक लिबरल सोच रखनी चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आखिर वो वुमेन का मेंटेनेंस कैसे होगा आफ्टर द डिवोर्स। 90 डेज के बाद घर द्वार कैसे चलेगा? सिर्फ रिलेटिव्स ही संभालेंगे? रिलेटिव्स कितने दिन तक संभालेंगे? बात समझ रहे हैं? Held that the amount received by the wife during the iddit period should be large enough to maintain her during the iddit as well as provide for the future. Thus, under the law of the land, a divorced Muslim woman is entitled to the provision of maintenance for a lifetime or until she is remarried। ऐसा डेनियल लतीफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, अब यूसीसी डिबेट छिड़ रही है भैया। अब तक आपने समझा कि भैया यूसीसी के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हमने जाना कि भैया पर्सनल चीजें क्या है, पर्सनल कानून क्या है, पर्सनल लॉज आखिर हैं क्या, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्योंकि इन्हीं पर्सनल लॉज को हटाना ही और एक कोडिफाइड और नेशन वाइड एक देश एक कानून लाना ही क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट है। तो पर्सनल लॉ जब हटेंगे तभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा। तो पर्सनल लॉ हमने समझा कि ऑब्वियसली बात है, पर्सनल लॉ हिंदू एस्पेक्ट्स में, मुस्लिम के एस्पेक्ट्स में कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों ब्रिटिशर्स ने जो है कि पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। बात समझ रहे हैं? शाहबानो केस हमने समझा, पॉलिटिसाइजेशन समझा हमने कि कैसे इस चीज को लेके हुआ।
अब यूसीसी पे जो डिबेट चल रही है, करंट डिबेट है ये, उसको देख लेते हैं कि आपको करंट डिबेट क्या कह रही है। द proponents of uniform civil code argued that it will promote equality and justice. जस्टिस ऑब्वियस बात है, हर सेक्शन वुमेन को या मेन को सबको जस्टिस मिलेगा, और इक्वेलिटी इससे क्या होगा, सब में बराबर का जो है कि सारे नागरिकों में इक्वलिटी बढ़ेगी। While its opponents fear that it may lead to erosion of minority rights and cultural diversity. कल्चरल डाइवर्सिटी, कहते हैं ना भारत अनेकताओं में एकता का एक देश है, बात समझ रहे हैं? कितने कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कस्टमरी डिफरेंसेस हैं, लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं, और खान पान रहन सहन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भारत में डिफरेंसेस हैं। उसके बावजूद भी एक राष्ट्र के भावना में बंध के हम रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये ज़्यादातर किसी देश में नहीं देखा जाता, इसे भारत में ही देखा जाता है। तो जो इसके यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत की पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी है अनेकता में एकता वाली, वो डाइल्यूट हो जाएगी। जो माइनॉरिटीज हैं या अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटी है, मुस्लिम वुमेन है, पारसीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने जो कस्टम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको आप डाइल्यूट करके एक कॉमन लॉ अपना देंगे तो क्या होगा, भारत की जो वो आइडेंटिटी है अनेकता में एकता वाली, वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और ये कानून क्या हो जाएगा, ये कानून थोपने जैसा हो जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना कि जो सोसाइटी अगर डिमांड करे कि भैया हमें कानून ऐसा बना के दीजिए, तब वो कानून को अप्लाई करने में मजा भी आएगा, और ऑब्वियस सी बात है तब वो कानून अच्छे से इंप्लीमेंट भी होगा। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये हो जाएगा कि भाई हमारे ऊपर कानून थोपा जा रहा है। पारसी कम्युनिटी मान लीजिए मैरिज को लेके या डिवोर्स लेके कोई पर्टिकुलर कस्टम चला रहा है कई सौ सालों से, अब उसको यूसीसी क्या कहेगा, नहीं नहीं ये कस्टम्स आपके अप्लाई नहीं होंगे, अब जो हमने बनाया है कस्टम, अब जो हमने नियम बना दिया, लॉ बना दिया, वो अप्लाई होगा। तो कहीं ना कहीं पारसी कम्युनिटी इससे क्या सोचेगी कि अरे हमारे कस्टमरी जो वैल्यूज है उस पर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। जो अपोनेंट्स है यूसीसी का, इनका ये कहना है। अब देखिए यहां पे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हाईलाइट कर रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट जो इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो जानकार है उनमें हमेशा ये होती है, एफआर वर्सेस डीपीएसपी, एफआर वर्सेस डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में किसको प्रेफरेंस दी जाए। बात समझ रहे हैं? अक्सर सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस मुद्दे पे फंसता है। अक्सर हमारी जो पब्लिक डोमेन की डिबेट्स होती हैं काफी आगे इस मुद्दे पे फंसती हैं कि एफआर और द डीपीएसपी। यूसीसी कहीं ना कहीं आके हमें इस मुद्दे पे अटका दे रहा है कि आइदर वी शुड प्रेफर एफआर और वी शुड प्रेफर डीपीएसपी। कैसे, देखिए आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 25 से 28 जो है क्या कह रहा है, ये रिलीजियस फ्रीडम का राइट है ये, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। समझ रहे, फंडामेंटल राइट है, और ये क्या कर रहा है, एक सेक्युलर कैरेक्टर जो है भारत का बना के रखता है। भारत का एक, इंडिया का एक सेक्युलर कैरेक्टर है, धर्मनिरपेक्ष एक जो एस्पेक्ट है वो आर्टिकल 25 से 28 बना के रखता है, और इट इज ए फंडामेंटल राइट। भाई मौलिक अधिकार है, हनन नहीं होना चाहिए इनका। और ये क्या कहता है भैया कि सारे रिलीजन जो हैं, जितने भी रिलीजन भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आप क्या है, अपनी रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए कंप्लीटली आप फ्री हैं, एकदम फ्री हैं। अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप चलाइए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाइए, अपने कस्टम्स को प्रैक्टिस करिए, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, आप उसके लिए फ्री है। सारे रिलीजन के लिए बात 25 से 28 ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है, बात ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं, जैन पर्सनल लॉ हो गया, या पारसियों का कोई पर्सनल लॉ हो गया, या किसी ट्राइबल कम्युनिटी का, गारो खासी जयंती मान लीजिए है मेघालय के, इनके कोई पर्सनल जो लॉज हैं, समझ रहे हैं, वो उनको प्रोटेक्शन कहां से मिल रही है, आर्टिकल 25 टू 28 के फंडामेंटल राइट के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन इसी के अगेंस्ट कौन खड़ा हो जा रहा है, इसी के अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं आर्टिकल 44 डीपीएसपी का। डीपीएसपी क्या कह रहा है भैया, जो कि यूसीसी इंडिया में होना चाहिए, जो कि जितने भी पर्सनल लॉज उनमें जो कमियां हैं वो यूसीसी क्या करे, पूरा कर सके, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो किसी को लेके, सारे लोगों को लेके एक समान कानून होना चाहिए देश में। यूसीसी का ये फिलॉसफी है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ही यूसीसी को डीपीएसपी में डाला है। बात ये भी है, जिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 25 टू 28 फंडामेंटल राइट्स डाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूसीसी को भी तो डाला है। ऐसा नहीं कि यूसीसी को बाद में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, नहीं, उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ही यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्सेप्ट को डीपीएसपी में इंटर किया है।
कि सही समय आने पे एक जब भारत की रिक्वायरमेंट ऐसी होगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट इंडिया अप्लाई होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये तो इसमें एक इक्विलिब्रियम जो है कि सेट करना, स्ट्राइकिंग एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आर्टिकल 25 एंड 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल इम्प्लीमेंटिंग द यूसीसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत ही ये कह सकते हैं कि बड़ा फ्रेजाइल और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होगा हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, जब हम ये देखेंगे कि यूसीसी कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे आर्टिकल 25 और 28 को डॉज किया जा रहा है, या उसके लिए क्या ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन में उसको चैलेंज न किया जा सके। आगे देखते हैं। Importance to ensure that this process is not just political ploy but intellectually deliberated pursuit of harmonious governance। मतलब ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि भैया एक हार्मोनियस गवर्नेंस के लिए, एक इजी गवर्नेंस के लिए ये यूसीसी हमारे लिए एक रिक्वायर्ड क्या बोलते हैं ना, समय की नजाकत के समय की डिमांड है। यूसीसी देश में होना चाहिए जिसमें सबका भला होगा, विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए, विन विन सिचुएशन। कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कल्चर जो है जिसको हार्म नहीं पहुंचेगा। ये कहीं ना कहीं ये मैसेज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आम लोगों तक या अलग अलग जो माइनॉरिटीज हैं या फिर हिंदू लोगों में भी यूसीसी को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि भाई हमारे जो कुछ ऑर्थोडॉक्स कस्टम चले आ रहे हैं, जो हमारी कस्टम्स चले आ रहे हैं, उन पे उनको चैलेंज करेगा यूसीसी। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको समझाएं कि नहीं भैया, एक समाज में समरसता लाने के लिए, एक इक्वलिटी लाने के लिए, सेक्युलर फैब्रिक को बनाए रखने के लिए यूसीसी भारत के लिए जरूरी है। एक ये क्रिटिकल बहुत ही मेहनत का काम होगा सरकार के लिए। देखते हैं आगे इसमें कैसे काम होता है। Article 44 of the Constitution, which promotes the UCC, is a directive principle of state policy. These directive guidelines for the government to achieve the social and economic democracy। असली ना सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए डीपीएसपी का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, और बता ही दिया मैंने कि वाई डीपीएसपी वाज नीडेड ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर चर्चा हुई थी कि डीपीएसपी की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्यों नहीं सारे राइट्स को, क्यों नहीं सारे डीपीएसपी का फैक्ट्स को या जितने भी आर्टिकल्स को हमने फंडामेंटल राइट बना दिया। क्योंकि हमारे पास उस समय उतने रिसोर्सेज नहीं थे, सोसाइटी मैच्योर नहीं थी, हमारे पास रेडी नहीं थे। इंडिया तुरंत आजाद हुआ तो उसके पास अदर चैलेंजेस थे। तो उसलिए हमने क्या किया कि भैया अन्य चीजों को डीपीएसपी में रखा, और जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थी उनको हमने फंडामेंटल राइट में रख दिया कि भैया आप एफआर में रहिए, जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक भारत के कॉन्सेप्ट को बनाए रखेगा, डेमोक्रेसी को स्मूथली रन करने के लिए जितने भी चीजें जरूरी है वो फंडामेंटल राइट में रखे गए। और जो भी वेलफेयर स्टेट को इवॉल्व करने के लिए जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको डीपीएसपी में रखा गया, ताकि डीपीएसपी समय समय आने तक डीपीएसपी में से आर्टिकल उठाते जाएंगे और उसको ऊपर कानून बनाते जाएंगे। एक केस और देख लीजिए, जस्टिस सिंह जो है ये कोर्ट के जो है कि जज साहब है, उनका क्या कहना है। एक केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हाइलाइट्स दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ यूसीसी इंडिविजुअल माइट अटेम्प्ट टू मिसयूज रिलीजियस फ्रीडम टू इवेड लीगल रिस्ट्रिक्शंस। बात समझ रहे हैं? एक ये केस हुआ था, इसमें ऑब्वियसली बात है कि एक पहले कोई हिंदू मेन है, अगर शादी किया है तो ऑब्वियसली बात है हिंदू लॉ के हिसाब से अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो वो इलीगल है। बट इस्लामिक लॉ में क्या है, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो क्या एक हिंदू मेन जो है इस्लाम कबूल करके दूसरी शादी कर लेगा तो वो तो भाई वैलिड होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हिंदू, क्योंकि भाई आप शादी तो आपने हिंदू वुमेन से पहले की हुई है, आप हिंदू थे, आप भी पहले हिंदू वुमेन शादी की आपने, बाद में आप इसको बिना डिवोर्स दिए आप इस्लाम में कन्वर्ट हुए और आपने दूसरी शादी कर ली बिना इनको डिवोर्स दिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इलीगल है। आपको पहले इनको डिवोर्स देना पड़ेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप इस्लाम कबूल करके तब आप शादी कर सकते हैं। ये केस था इसमें। तो इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो रिलीजियस फ्रीडम दिए गए हैं, जो पर्सनल लॉज में जो कुछ धार्मिक आजादियां दी गई हैं, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज सोसाइटी करती है। या जो भी डोमिनेंट वर्ग होता है, जैसे मेन मान लीजिए क्या है कि डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी के, तो वो क्या करेंगे कि अब जो पर्सनल फ्रीडम्स, जो रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, उसका मिसयूज करेंगे अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट अदर। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यूसीसी एक जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी वर्ग के खिलाफ, किसी का भी आर्टिकल 14, 15, 21 वायलेट ना हो। आप समझ रहे हैं? इन द लैंडमार्क केस द जजमेंट रेज द क्वेश्चन ऑफ अ कॉमन सिविल कोड एंड इट्स पोटेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1995 का ये केस है। अपोजिशन फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज इंक्लूडिंग ट्राइबल पॉपुलेशन। अब देखिए कई
ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसी है, हमने तो अभी फिलहाल तक अलग अलग कम्युनिटीज की बात की, जैसे रिलीजन की बात की, मुस्लिम्स की, हिंदूज की, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट, सिख। अब हम थोड़ा ट्राइबल एस्पेक्ट को भी देखते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन की क्या डिमांड है, ट्राइबल पॉपुलेशन इसको किस तरह से देखता है। अच्छा हाँ, एक कैच यहाँ पर है, एक बात याद आ रही है कि ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी कानून लागू किया है, उसपे उन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन को बाहर रखा है। यूसीसी के जितने अम्ब्रेला है उससे ट्राइबल पॉपुलेशन को बाहर रखा है। इस पे समर्थन भी हुआ है इनका और क्रिटिसिज्म भी हुआ है। समर्थन क्यों हुआ है कि ट्राइबल पॉपुलेशन ने गवर्नमेंट का समर्थन किया है कि भाई अच्छा किया आपने कि जो हमें इस कानून से बाहर रखा। बात समझ रहे हैं? अच्छा किया आपने जो हमें इस कानून से बाहर रखा, क्योंकि भाई हमारे कुछ पर्टिकुलर हमारी कस्टम्स होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है उन कस्टम्स को बचाए रखने के लिए। तो सरकार अच्छा की है कि हमें यूसीसी के बाहर रखी है, एक कॉमन लॉ हमारे पर नहीं थोपी है। अगेंस्ट में लोग क्यों कह रहे हैं इसको कि ट्राइबल पॉपुलेशन क्यों बाहर रखा गया? अगेंस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डाइल्यूट हो गया ट्राइबल पॉपुलेशन को बाहर रखने के लिए। भाई कानून लाने का मतलब हमारा ये था ना कि यूनिफॉर्मिटी और पर्सनल लॉज को लेके, लेकिन अब ने जब आप ट्राइबल पॉपुलेशन को बाहर ही रख दिया तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रह गई? तब तो सिर्फ हिंदूज में, मुस्लिम में जो मेजर रिलीजन आपको देखने को मिलेंगे उनमें यूनिफॉर्मिटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन तो इससे बाहर हो गई। बात समझ रहे हैं? तो एस्पेक्ट है, आगे देखते हैं। Article 371G. Article 371G of the Constitution stipulates that no act of the Parliament that affects the social or religious practices of the Mizo custom, मिजोरम को लेके बात हो रही है, and procedures and ownership and transfer of land of the Mizo ethnic group may be applicable to the Mizoram unless approved by the state assembly. पार्लियामेंट का कोई भी लॉ, आर्टिकल 371G कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कह रहा है कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया जब तक कि वो स्टेट असेंबली द्वारा पास नहीं, अप्रूव नहीं किया जा सकता, नहीं लागू होगा मिजोरम में, जो कि रिलेटेड होगा किससे? सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस से लेकर मिजोरम के लोगों को। बात ठीक है? द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम हैज ऑलरेडी पास रिजोल्यूशन इन द स्टेट असेंबली अपोजिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए भैया, मिजोरम ने साफ साफ जो है यूसीसी को नकार दिया, यूसीसी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ट्राइबल कस्टम्स को हमें क्या करना है? बचाए रखना है। उनका ऐसा करना है कि हमें ट्राइबल कस्टम्स को बचाए रखना है। मेघालय में अब देखते हैं क्या हो रहा है। मेघालय के सीएम क्या कर रहे हैं, जो एनडीए गवर्नमेंट के पार्ट हैं, दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड गोज अगेंस्ट द इसेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी। बात समझ रहे हैं? एनडीए का पार्ट होने के बावजूद भी ऐसी बात करें कि इंडिया का जो इसेंस है डाइवर्सिटी का, उसके अगेंस्ट जा रहा है यूसीसी का कॉन्सेप्ट। एडिशनली जो 3 चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जो मेघालय के ट्राइबल काउंसिल्स के, उन्होंने भी यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन को क्या किया? अपोज किया है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि मिजोरम ने अपोज किया और फिर अब मेघालय ने भी क्या किया है? यूसीसी को अपोज किया है। उसके बाद द स्टेट ऑफ नागालैंड was incorporated Constitution of India through the article ensures the protection of social and religious practices, customary laws, ownership of land and resource in the state. यहाँ भी नागालैंड में भी ये बात कही जा रही है कि कोई भी कानून जो हो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया बिना स्टेट काउंसिल के, बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिजोल्यूशन पास किए बिना अप्लाई नहीं होगा, अगर वो हमारे लैंड को लेकर, रिसोर्स को लेकर, सोशल कस्टम्स को लेकर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर या कस्टमरी लॉस को अगर हमारे ऊपर कानून अगर बन रहा है, पार्लियामेंट अगर ऐसा कानून बना रही है, तो बिना असेंबली के रिजोल्यूशन पास किए बिना वो नागालैंड में अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कहना है किसका? नागालैंड का। नागालैंड भी कहीं ना कहीं यूसीसी को अपोज करते हुए दिख रहा है। भाई ये ऐसी पॉपुलेशन है, ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, जाके मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 94%, 95% ऑफ द पॉपुलेशन आपको क्या देखने को मिलेगी? ट्राइबल देखने को मिलेगी। बात समझ रहे हैं? कुछ स्टेट्स हैं जैसे आसाम, त्रिपुरा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी फिलहाल यूसीसी का ड्राफ्ट का वेट कर रहे हैं कि पहले यूसीसी का ड्राफ्ट आ जाए, उसको हम देखेंगे कि आखिर ड्राफ्ट क्या कह रहा है। हमारे जो पर्टिकुलर हमारी कस्टमरी लॉज हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हमारे चले आ रहे हैं, उसको यूसीसी प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कैसे वो बचा रहा है या उस पर हार्म कर रहा है। ये ड्राफ्ट पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं या यूसीसी के हम अगेंस्ट। ऐसा कुछ स्टेट्स का कहना है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने क्लियरली अभी से यूसीसी के विरोध में बात कह दी है। मुस्लिम्स भाई सबसे अगेंस्ट कि नहीं, एकदम नहीं चाहिए, हमारे पर्सनल लॉज पे एकदम जो है कि अटैक है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिग्रेसिव थिंकिंग भी दिखा रही है।
कहीं ना कहीं ये रिग्रेसिव थिंकिंग भी दिखा रही है कि ठीक है पर्सनल लॉज आपके इंपॉर्टेंट है, बात समझ में, लेकिन समय के साथ आपको इवॉल्व भी तो होना चाहिए। एक समय होगा, चलिए ठीक है, आपने वुमेन को क्या किया कि भाई इक्वल राइट नहीं दिया। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, यूरोप जो अपने आप को आज बहुत एडवांस कहता है, एक समय उसने भी वुमेन को राइट नहीं दिया था, वोटिंग राइट नहीं थी वुमेन को, वहां पे ब्लैक्स को राइट नहीं थी अमेरिका में, बात समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व की, जब समय इवॉल्व हुआ तो अपने आप में इन लोगों ने चेंजेस लाए, बात समझ रहे हैं, अपने आप में इन लोगों ने चेंजेस लाए। लेकिन अब क्या कर रहा है यूरोप, वुमेन को पूरा भाई इंपावरमेंट कर रहा है, ब्लैक्स को पूरे अधिकार मिले हुए हैं अमेरिका में, बात समझ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को लेके व्हाइट्स को लेके अगेंस्ट हमेशा रिफ्ट रहता था, अब दोनों को भाई इक्वल अधिकार मिले हुए हैं। तो समय के साथ आपको कहीं ना कहीं बदलना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको ये बात माननी चाहिए कि ठीक है हमारे पर्सनल लॉज अगर ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं विमेन के राइट जो है हमें सिक्योर करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, विमेन भी तो हमारे ही सोसाइटी का एक हिस्सा है, बात समझ रहे हैं। Muslims are against the religiously political concept of uniform civil code as it goes against Sharia law and targets the Muslim in guise of right to equality to force them to lose their own identity of religious practices in order to maintain social security of the nation। इनको ऐसा लग रहा है कि भैया हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है, जो हमारी कस्टम सोच है, जो हमारी जिससे हम पहचाने जाते हैं, उसको डाइल्यूट हो जाएंगे यूसीसी लागू होने से, आप समझ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल अभी यूसीसी अर्ली स्टेज में है, अगर पूरे ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो यूसीसी का ड्राफ्ट अभी वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कैसे उसमें एक बैलेंस बिठाने का काम सरकार करती है, कैसे बुद्धिजीवी वर्ग जो है कि इस पर एक बैलेंस बिठाने का काम करता है कि फंडामेंटल राइट्स को भी सिक्योर कर लें, ट्राइबल राइट्स को भी सिक्योर कर लें, आपके पर्सनल राइट्स को भी सिक्योर करें, और एक ऐसा कानून लेके आए जो सारे देश को एक्सेप्टेबल हो, जो सब पे अप्लाई हो। आप बात समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें अपोजिशन की पॉलिटिक्स, सत्ताधारी जो पार्टियां उनकी पॉलिटिक्स, ये सब तो रोल प्ले करेंगी। कभी भी कोई कानून ऐसे नहीं बन जाएगा, उसमें भाई विचार होंगे, विमर्श होंगे, सुप्रीम कोर्ट में भाई जितना है लगता है ज़्यादातर चांसेस है कि ये यूसीसी अगर कभी बनता है तो जरूर चैलेंज होगा कि भैया आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहा है, कोई कहेगा कि भैया 14 के बेसिस पे यूसीसी बनना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, यूसीसी का इन डेप्थ एनालिसिस थी। उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है उसको लेके हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे कि पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना के कि उत्तराखंड का यूसीसी कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या प्रोविजंस उसमें बनाए गए हैं, कैसे उत्तराखंड ने जो है कि पर्सनल लॉज को और कस्टमरी लॉज को कैसे बचाया है या कैसे उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इसके लिए हम पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बना के बात करेंगे उस पर, क्योंकि उत्तराखंड का मॉडल ही कहीं ना कहीं जो अदर स्टेट्स हैं वो जरूर कॉपी करने की कोशिश करेंगे, या कॉपी नहीं कहेंगे, उसके बेसिस पे चलने का प्रयास करेंगे, या भारत सरकार भी इस बात का कोशिश करेगी कि भैया उत्तराखंड का जो मॉडल है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको हम कैसे मॉनिटर करें, कैसे उस पर हम चेंजेस ला सकते हैं, कैसे और एडवांस उसको किया जा सकता है बात, ठीक है। तो फिलहाल मुझे लगता है मुझे जहां तक कि ये एक इन डेप्थ एनालिसिस थी, बात समझ रहे हैं, एक इन डेप्थ एनालिसिस थी ये यूसीसी की, चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है, बात समझ रहे हैं, चीजों को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, इन डेप्थ एनालिसिस की गई यूसीसी की, बैकग्राउंड तैयार किया गया है। सबको पता है कि भैया सबको कानून बना के सबके ऊपर समान तरीके से पर्सनल लॉ कानून हटा के एक यूनिफॉर्म कानून लागू होगा, ठीक है, लेकिन क्यों होगा, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या जरूरत है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे आज इस वीडियो में। तो आई होप भारत एंड बियॉन्ड चैनल आपको कहीं ना कहीं आपके जो एक विजन है उसको इन्हांस करने में, या फिर कहीं ना कहीं सोच के तरीके में बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। मेरा मोटिव यही है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में, इन डेप्थ में, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए समझें। इस चैनल का यही मोटो है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके।